एपिसोड 301 टू 310 अध्याय 301 विशेष अतिथि। रात्रि भोजन के बाद सभी लोग अलाव की तैयारी करने लगे, जबकि जीमिंग और जूलैन को काम से छूट दे दी गई। जीमिंग ने उन्हें एक शानदार डिनर का तोहफा दिया, जबकि शूलान ने ये सब इंतजाम किया और एक खास मेहमान को भी बुलाया जो उन्हें पीरियड फिल्मों में अभिनय के कुछ टिप्स देगा। उन्होंने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए उन्हें काम नहीं करने दिया। बेशक शूलैन इससे खुश थी और उन्हें काम करने दिया। वह वैसे भी थकी हुई थी। सभी ने लगन से काम किया और उस विशेष अतिथि के सामने शानदार छाप छोड़ना चाहते थे, जो अभी भी एक रहस्य है। जीमिंग सोंगशिन्ना और हान लिंग के साथ देर रात के नाश्ते और फ्रूट कस्टर्ड बनाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं करने दिया। उन्होंने उसे आराम करने को कहा और कम से कम इतना तो कर ही सकते थे। वह बेबस होकर अलाव के पास गद्दी पर बैठ गई। उसने उस अंधेरे आसमान के नीचे जल रही आग को देखा। हालांकि गर्मी का मौसम था, फिर भी इस इलाके में रात में तापमान कम हो जाता है और रात में हल्की ठंड हो जाती है। उसने एक पोशाक पहन रखी थी और उसे ठंड लग रही थी, लेकिन जलती हुई आग की गर्मी से उसे आराम मिला। वह जलती हुई लकड़ियों को घूरती रही और अपने विचारों में खो गई। जब उसकी नज़र उस लकड़ियों पर पड़ी जो इस ठंडे मौसम में सबको गर्मी देने के लिए जल रही थी, तो उसने सोचा, क्या हुआ? उसे नहीं पता, लेकिन किसी वजह से शायद वो झाओमिंग की बजाय जीमिंग बनने के लिए ज़्यादा काबिल है। महल जैसी जिंदगी उसे कभी रास नहीं आई। वह किसी फिजूलखर्च परिवार से नहीं थी और उसकी सोच भी वैसी ही थी, लेकिन पैसों के प्रति उसके सतर्क व्यवहार के कारण उसे नीच और कंजूस कहा जाता था। हो सकता है कि कुछ न कहना उसकी गलती रही हो, लेकिन वह ये नहीं मानती कि यह पूरी तरह से उसकी गलती थी। हर व्यक्ति की अपनी राय और व्यक्तित्व होता है। किसी पर आसानी से भरोसा करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उनका भरोसा तोड़ना उन लोगों की ही गलती है, लेकिन अंत में लोग सिर्फ पीड़ित को ही दोषी ठहराते हैं कि उसने सावधानी और सतर्कता नहीं बरती। वे सब भूल जाते हैं कि वे ही पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि वे चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। किसी को भी किसी पर भरोसा करने के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। जब कोई उनका भरोसा तोड़ता है और उनकी पीठ में छुरा घोंपता है, तो यह उनकी गलती नहीं है। कभी कभी टूट जाना और रोना ठीक है। यह महसूस करना ठीक है कि आपका जीवन बिखर गया है और अब कुछ भी करने को नहीं बचा है। लेकिन थोड़ी देर रोने के बाद फिर से उठ न पाना ठीक नहीं है। क्योंकि रोना तो ठीक है, लेकिन आगे न बढ़ना ठीक नहीं है। आपको उन काली यादों को आंसुओं के जरिए बहा देना चाहिए ताकि वे आपको फिर से परेशान न करें। आपको अपने सारे बुरे अनुभवों को आंसुओं से पोंछ देना चाहिए। कभी कभी ये आंसू एक नई जिंदगी की नई शुरुआत साबित होते हैं। इस दुनिया में हर कोई दुष्ट और निर्दयी नहीं होता। दुनिया तरह तरह के लोगों से भरी है। तुम्हें दयालु और अच्छे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेंगे। बस तुम्हें अपनी आंखें और दिल खोलकर उस इंसान को ढूंढना है। आग को देखते हुए वह भावुक और गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसने आह भरी। जियान यान और वुशेंग ने पहले ही आग जला दी थी और अब वे लड़कियों की मांग के अनुसार संगीत प्रणाली की व्यवस्था कर रहे थे। म्यूजिक सिस्टम चेक कर रही जियान यान ने जीमिंग को आग के पास बैठे देखा। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसकी नज़रें आग पर टिकी थीं। उसे इस तरह अकेले आग के पास बैठा देख उसका दिल तड़प उठा। उस सफ़ेद पोशाक में वह किसी परी जैसी खूबसूरत लग रही थी और आग से निकलती पीली रोशनी इस अंधेरी रात में उसे और भी चमकदार बना रही थी। वह अंधेरे आसमान के नीचे चांदनी की तरह चमक रही थी। वह पास दिखती थी पर दूर थी। वह उसे सिर्फ दूर से देख सकता था, छू नहीं सकता था। उसे इस तरह देखकर वह असहाय महसूस कर रहा था। वुशेंग, जिसने जियान यान से यह जांचने के लिए कहा था कि क्या ये ठीक से काम कर रहा है, ने देखा कि उसने कुछ भी नहीं खेला है। उसने उसकी ओर देखा और पाया कि वह जीमिंग को एकटक देख रहा है। उसे लगा कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। जीमिंग को देखते हुए उसकी नज़रें कोमल और गर्मजोशी से भरी थीं, लेकिन वह सबके प्रति उदासीन था। उसे लगा कि जियान यान जीमिंग के साथ बहुत अलग व्यवहार कर रहा है। जियान यान, मैंने तुमसे कुछ बजाने के लिए कहा था। वुशेंग ने अपना सिर हिलाया और उसे कुछ बजाने की याद दिलाई। उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अल्पविराम। तैयारी पूरी होने के बाद सभी लोग अलाव के चारों ओर गद्दियों पर बैठ गए, जबकि सोंगजिन ने सभी को फलों का कस्टर्ड परोसा। जूलैन खड़ी हुई और सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। सभी को नमस्कार। मुझे खुशी है कि आप इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए इतनी दूर से यहाँ आए। कार्यशाला अभी शुरू हुई है और आगे और भी मज़ा आएगा, इसलिए इस मज़े के लिए खुद को तैयार रखें। इसके अलावा जब से हम यहाँ आए हैं हमने कई दुखद चीज़ें देखी हैं, लेकिन आइए हम सब कुछ अनदेखा कर दें और ऐसा दिखावा करें जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही ना हो। हम एक टीम हैं और इस युग की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। इस कार्यशाला के कारण हमें हमारे प्रिय जीमिंग द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने का मौका मिला। उसने जीमिंग की ओर इशारा किया और उसकी बातों पर सभी ने ताली बजाई। जीमिंग शर्मिंदगी से मुस्कुराए। उसे लगा कि शूलैन बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रही है। तो शानदार रात्रिभोज के बाद अब उन विशेष अतिथियों से मिलने का समय आ गया है जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो चलिए अब और समय बर्बाद न करते हुए हमारी सबसे प्रतीक्षित अतिथि सुश्री झांगवेई को बुलाते हैं और उनका जोरदार स्वागत करते हैं। वाह! उसने ताली बजाई और अपनी नज़रें बगीचे के प्रवेश द्वार की ओर घुमा लीं। जीमिंग को पता नहीं था कि यह झांगवेई कौन है, लेकिन सभी के आश्चर्य और सदमे के भाव को देखकर उसने अपने विचलित भाव को छिपाने की कोशिश की। उनके हाव भाव देखकर वह समझ गई कि यह व्यक्ति जो विशेष अतिथि है बहुत खास होगा। वो जरूर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय व्यक्ति होगी। तभी तो सब उसे जानते हैं, यहाँ तक कि वुशेंग भी उसे जानता लगता है। लेकिन जब उसने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसके हाव भाव बिल्कुल बेढंगे लग रहे थे। उसके चेहरे पर उत्साह की बजाय परेशानी दिख रही थी।
लेकिन वह इसे मुस्कुराहट से छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया और सबके साथ ताली बजाई तथा अतिथि को देखने के लिए उत्सुक थी, जिससे सभी लोग बहुत उत्साहित हो गए। जीमिंग के बगल में बैठे जियान यान ने उसके असमंजस भरे भाव देखे तो उसने हंसी में अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। हालांकि वह जानता था कि झांग वेई कौन है, लेकिन जीमिंग की असमंजस भरी नज़र देखकर उसे झांग वेई पर दया आ गई। वह इन दिनों सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री हैं जिन्होंने इतने कम समय में इतना कुछ हासिल कर लिया है। वह युवा हैं और फिर भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। वह लगभग हर दिन मैगजीन कवर पर या मनोरंजन जगत की खबरों में छाई रहती हैं, फिर भी जीमिंग उन्हें नहीं जानती। ये झांग वेई के लिए एक तमाचे जैसा था, जिसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की है और कोई तो है जो उन्हें जानता है। वो तो मनोरंजन जगत में कदम रखने जा रही है। उसने अपनी उपहासपूर्ण मुस्कान को रोकने की कोशिश की क्योंकि वो झांग वेई को जानता तो है, लेकिन उसके बारे में उसकी धारणा बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने पहले कभी साथ काम नहीं किया है, लेकिन वह उससे पहले भी पुरस्कार समारोहों में मिल चुका है। वह काफ़ी अलग लगती है। उसे लगता है कि उसका विनम्र और दयालु व्यवहार एक मुखौटा है। लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं की थी। वह धीरे से झुके और उसके कानों में धीमी आवाज़ में बोले, झांग वेई एक वरिष्ठ अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई ऐतिहासिक नाटक और फिल्में की हैं जो सभी सुपरहिट रहीं। हालांकि वह युवा हैं और केवल 28 वर्ष की हैं, लेकिन उनके करियर में इतना कुछ है कि सभी निर्देशक और अभिनेता उनका सम्मान करते हैं और उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं। यही कारण है कि हर कोई उसके बारे में जानता है। वह इन दिनों सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी है। जीमिंग उलझन में थी, लेकिन फिर भी झांग वेई के आने का इंतजार कर रही थी, जो देर से आ रहा था। जू लैन ने पहले ही उसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन वह अभी तक नहीं आई थी। शायद शू लान ने अपने आगमन की घोषणा पहले ही कर दी होगी, लेकिन वह थोड़ी देर से आई, जिससे उसके आगमन की उम्मीद और बढ़ गई। जब जियान यान अचानक झुककर उसके कानों में बोला तो वह उसकी अचानक हुई हरकत से आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन शांत रही। हालांकि उसके पिछले जन्म में दूसरे पुरुषों का दूसरी स्त्रियों के साथ या स्त्रियों का किसी पुरुष के इतने करीब होना उचित नहीं था। उनका ऐसा करना अनुचित है, लेकिन इस दुनिया में ये बिल्कुल सामान्य बात है। ये दुनिया अलग है। इसके अलावा उसे फिल्म की शूटिंग शुरू करनी है और ऐसे कई दृश्य होंगे जिनमें उसे दूसरे पुरुषों के करीब आना पड़ सकता है। इसलिए उसे खुद को इस तरह के माहौल में ढालना होगा और इन छोटी छोटी हरकतों की आदत डालनी होगी और हर समय घबराना नहीं होगा। यदि वह हर बार ऐसा करेगी तो वह दूसरे व्यक्ति को दोषी महसूस कराएगी। अध्याय 302 मैं अपना अनुभव सबके साथ साझा करना चाहता था। जब जीमिंग ने जियान यान का स्पष्टीकरण सुना तो उसने समझ में अपना सिर हिलाया और ओ ध्वनि निकाली। तारीफों से लगता है कि झांग वेई एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं और बहुत काबिल भी, इसीलिए उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है। वह उनसे मिलना चाहती थीं और उनसे और भी कुछ सीखना चाहती थीं। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने इस तरह काम किया, और वह भी मनोरंजन उद्योग में। यह बहुत रोमांचक भी था और साथ ही साथ घबराहट भी पैदा करने वाला भी। जियान यान द्वारा जीमिंग को झांग वेई के बारे में समझाने के बाद वह फिर से अपनी जगह पर बैठ गया और उसके चेहरे पर फिर से भावशून्यता आ गई। तभी एक खूबसूरत महिला हल्के नीले रंग की पोशाक और नंगी हील वाली सैंडल पहने बगीचे के प्रवेश द्वार से अंदर आई। वह गोरी और लंबी थी। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था और उसकी चमक देखते ही बनती थी। महिला के बाल खुले हुए थे जो बड़े ही शान से लहरा रहे थे। वह शान से अंदर आते हुए उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। जीमिंग ने उसे देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे भी लगा कि यह औरत देवी बनने लायक है। इसमें कोई शक नहीं कि वह इतनी मशहूर है। वह महिला उनकी ओर शान से चल रही थी। उसका हर कदम हल्का और सुरुचिपूर्ण था। वह लंबी थी और उसका शरीर एकदम सही था। जब झांग वेई समूह के पास पहुंची तो सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हानलिंग इतनी उत्साहित थी कि वह उत्तेजना और घबराहट से कांप रही थी। वह एक नौसिखिया थी और झांग वेई की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। जहां तक जीमिंग की बात है, उसे अब तक यह महिला पसंद थी, लेकिन वह उसे जानती नहीं थी, इसलिए वह शांत और संयमित थी। बाकी सभी से अलग वह हल्के से मुस्कुरा रही थी और दोनों हाथ सामने रखे हुए शान से खड़ी थी। जब जूलैन बगीचे में दाखिल हुई तो सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और जूलैन उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। हम फिर मिलेंगे मिस झांग, शूलैन ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। वह उनसे दोबारा मिलकर खुश थी। झांग वेई एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनके साथ उन्होंने पहले भी काम किया था और वो बहुत प्रतिभाशाली और पेशेवर थीं। वो कभी भी चीज़ों को जटिल नहीं बनाती और बहुत अच्छा काम करती हैं। जूल लैन को उनके साथ काम करते हुए सहजता महसूस हुई क्योंकि झांग वेई पहले भी मिस्टर हान के साथ काम कर चुके थे, लेकिन पता नहीं क्यों वह उनके साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती। उन्होंने उन्हें यहाँ विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है क्योंकि झांग वेई ने स्वयं उनसे संपर्क किया था और जब उन्होंने उनसे संपर्क किया और सभी से मिलना चाहती थी तो वह उन्हें कैसे अस्वीकार कर सकती हैं। उसने कहा कि वे उसके जूनियर हैं और उसे उनसे मिलकर कुछ टिप्स देने चाहिए। उसे यह कोई बड़ी बात नहीं लगी, यह उनके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए वह मान गई। हाँ, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। झांग वेई ने चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जूलैन से हाथ मिलाया। उसके बाद वुशेंग उसके पास आया और उसे हल्के से गले लगाया। झांग वेई उसके बहुत करीब थी क्योंकि वे पहले भी एक फिल्म में साथ काम कर चुके थे। वह फिल्म में दूसरे पुरुष प्रधान कलाकार थे जबकि वह महिला प्रधान कलाकार थीं। हालांकि उस समय वुशेंग सिर्फ एक सहायक किरदार में थीं और उन्हें फिल्म में लड़की नहीं मिली थी, लेकिन बाकी कलाकारों के साथ उनकी अच्छी बनती थी और इसीलिए वो वुशेंग के काफ़ी करीब आ गई थीं। वुशेंग ने उसे जटिल निगाहों से देखा और सबके सामने हल्के से गले लगा लिया, लेकिन जीमिंग ने ऐसा करते समय उसके शरीर में अकड़न महसूस की। किसी वजह से उसे लगा कि ये सब झूठ है। जिस तरह से वो उसके सामने पेश आ रहा था वो थोड़ा अजीब था।
वह दूसरे पुरुष प्रधान कलाकार थे और उनके साथ उन्हें पर्याप्त स्क्रीन समय मिला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका उनसे मेलजोल बढ़ गया। औपचारिक अभिवादन के बाद सभी लोग बैठ गए और जूलियन ने झांग वेई का सभी से परिचय कराया। अल्पविराम। तो आप सभी उन्हें फिल्म उद्योग की देवी के रूप में जानते होंगे या कुछ लोगों ने उनके साथ काम भी किया होगा। ये कहते हुए उसने वू शेंग की ओर देखा। लेकिन मैं आप सभी से उनका औपचारिक परिचय करा दूं। वे झांग वेई हैं, फिल्म उद्योग की जीवित देवी। वे 20 साल की उम्र से काम कर रही हैं और तब से अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं। वह आज यहाँ इसलिए आई हैं ताकि वह अपने अनुभव साझा कर सकें और आप लोगों को ऐतिहासिक फिल्मों में अभिनय करने के लिए कुछ टिप्स दे सकें, क्योंकि यह वह विशेष शैली है जिसके लिए वह सबसे ज़्यादा जानी जाती थी। जूलियन ने झांग वेई की ओर मुड़कर उन्हें एक विनम्र मुस्कान दी। झांग वेई ने पहले भी मिस्टर हान के साथ काम किया है, इसलिए वह अपने अनुभव आपके साथ साझा करने यहाँ आए हैं। इसलिए आपको इसके लिए आभारी होना चाहिए। अब उनकी सराहना कीजिए। ये कहते ही वह तालियां बजाने लगीं। जब सबने तालियां बजाईं तो झांग वेई शर्मिंदगी से मुस्कुराए और शर्म से अपने बालों की लिटों को कानों के पीछे कर लिया। उनकी अधिकांश फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुई हैं। उनकी लोकप्रियता बेजोड़ है और उनकी खूबसूरती भी बेजोड़ है। उन्होंने पहले भी पीरियड फिल्मों और ड्रामा में काम किया है और इसी वजह से उनकी प्रसिद्धि बढ़ी और उन्हें पीरियड फिल्मों की देवी का खिताब मिला। जूलियन के परिचय के बाद अब बारी थी सबको संबोधित करने की। उसने अपनी कोमल और देवी सी मुस्कान से सबको देखा। सभी को नमस्कार। मैं यहाँ आपको अभिनय के टिप्स देने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपने अनुभव सभी के साथ साझा करने आई हूँ ताकि आप उनसे सीख सकें और वे गलतियाँ न करें जो मैंने की। उसने विनम्रतापूर्वक सभी से कहा, क्योंकि उस समय मेरे पास सीखने के लिए कोई नहीं था और मैं नहीं चाहती कि मेरे जूनियर्स को लगे कि उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। इसलिए जब शूलान ने मुझे इस शहर में होने वाली आपकी कार्यशाला के बारे में बताया तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आकर आपसे मिल सकती हूँ। ये कहते हुए उसने शूलान की ओर मुस्कुराते हुए कहा। जूलियन ने अजीब तरह से मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने सोचा, मैंने उसे यह कब बताया, लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि मैं इसी शहर में अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग भी कर रहा हूँ और आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैं सबके साथ जाने की बजाय यहीं रुक गया क्योंकि मैं आप सबसे मिलना चाहता था। मैंने सुना है कि इस बार मिस्टर हान ने कई नए कलाकारों को काम पर लगाया है। मुझे लगा कि उन्हें कुछ निर्देशों की ज़रूरत होगी। जब भी मैं नए कलाकारों को देखती हूँ तो मैं जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। मेरा मानना है कि हमें उन्हें आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। आखिरकार एक सीनियर को यही तो करना चाहिए। उसने सभी की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई उसकी ओर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुरा रहा था और श्रद्धा भरी निगाहों से उसे देख रहा था। वू शेंग भी उस पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ हद तक संयमित थी। जबकि झांग वेई के शब्दों से हर कोई खुश और उत्साहित महसूस कर रहा था, लेकिन जी मिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन उसके आसपास का माहौल बदल रहा था। उसे लगा कि जब वो बोल रही थी तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो ज़बरदस्ती थी। ऐसा नहीं है कि वह उस पर शक कर रही थी, बल्कि वह महसूस कर रही थी कि वह उनके प्रति अपना उदार रवैया दिखाना चाहती थी। जी मिंग को लगा कि उसके यहाँ आने का असली कारण यह नहीं है। उसने मुड़कर वू शेंग की ओर देखा जो असमंजस की स्थिति में था। हालांकि पहले वह उसे गले लगाने या व्यक्तिगत रूप से उसका जूनियर होने के नाते अभिवादन करने जाता था, लेकिन वह उसे देखकर खुश नहीं होता था। उसके हाव भाव जबरदस्ती के और अजीब लग रहे थे। झांग वेई की तरफ देखते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपने होंठ भींच लिए और सोचने लगी कि क्या वो बहुत ज़्यादा सोच रही है। उसे एहसास हुआ कि पिछले जन्म के अनुभवों से वह अब सावधान हो गई है। पिछले जन्म में वह इतनी भोली और मासूम थी कि किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी, और यही वजह थी कि वो कई जाल में फंस गई। हालांकि मासूम होना उसकी गलती नहीं थी और उसे किसी की नीयत पर शक नहीं था। उसे बस यही एहसास हुआ कि लोग अपना असली रूप सबको नहीं दिखाते। लोगों के अलग अलग पहलू होते हैं जो वे सबको नहीं दिखाते। इसीलिए वह अजनबी और अपरिचित लोगों से सावधान रहने लगी है। अब वह पहले की तरह किसी पर भरोसा नहीं करती। अब जब उसे किसी के साथ सहज महसूस नहीं होता तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करती है। क्योंकि हम किसी को समझ नहीं पाते, लेकिन हमें उनसे कुछ भावनाएं मिलती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में इसके कारण दुख उठाते हैं। हालांकि वह इस झांग वेई के आसपास सावधान रहना चाहती थी। हालांकि वह अभी तक किसी भी तरह से हानिकारक नहीं लग रही थी, फिर भी वह उसे अजीब लग रही थी। अध्याय 303 क्या तुम जी मिंग हो? संपादित। झांग वेई जब सभी से बातचीत करती थी तो बहुत ही सुंदर और सौम्य दिखती थी। जी मिंग उसके सामने बैठी थी और उनके बीच अलाव जल रहा था। औपचारिक अभिवादन के अलावा उसने उससे कोई बातचीत नहीं की क्योंकि वह सबके साथ व्यस्त लग रही थी। वह सिर्फ इसलिए उसके प्रति बेताब या ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना नहीं दिखना चाहती क्योंकि वह लोकप्रिय है। उसे झांग वेई की पृष्ठभूमि की कोई परवाह नहीं है। उसने उसे पहली बार देखा है और उसे उससे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वह उसे नहीं जानती और यदि वह दूसरों के साथ उसकी बातचीत में बाधा डालती है तो यह असभ्य भी लग सकता है। जी मिंग के दोनों ओर वू शेंग और जियान यान बैठे थे और झांग वेई को दूसरों से बातचीत करते हुए देख रहे थे। उन्हें झांग वेई की कोई परवाह नहीं थी और उनके चेहरे पर कोई दिलचस्पी नहीं वाला भाव था। जी मिंग ने जियान यान को देखा और समझ गई कि वह झांग वेई से बात क्यों नहीं कर रहा था। उसने देखा था कि वह दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए वह उसके व्यक्तित्व को समझ सकती थी। शांत और रहस्यमयी रहना उनका स्वभाव था। वे दूसरों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। वे अपनी सुविधा में रहना पसंद करते थे। लेकिन जब उसने वू शेंग को देखा तो वह उसे अलग लगा। उसके हाव भाव थोड़े अजीब लग रहे थे और वह उसके कड़े जबड़े और सिकुड़ी हुई भौहें देख सकती थी। उसने झांग वेई की तरफ देखते हुए होंठ हिलाए। झांग वेई को एहसास हो गया था कि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने और झांग वेई ने साथ काम भी किया है।
तो उन्हें एक दूसरे से ज्यादा परिचित होना चाहिए। कम से कम उसे लंबे समय बाद उसे देखकर मुंह तो नहीं बनाना चाहिए था। उसे खुश और प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं दिख रहा था। लेकिन औपचारिक अभिवादन और गले मिलने के बाद उसने उससे बात तक नहीं की। इसके बजाय उसने ज़ीमिंग से बातचीत करने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लिया। उसने अचानक बातचीत शुरू की और पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? क्या तुम्हें कंबल चाहिए? उसने उसकी ओर झुकते हुए धीमी आवाज में पूछा। ज़ीमिंग अजीब तरह से मुस्कुराए। गर्मी का मौसम है और हालांकि यहाँ रात में मौसम ठंडा हो जाता है, फिर भी आग पहले से ही जल रही थी और उसने अपने पैरों को ढकने के लिए ऊनी शॉल का इस्तेमाल किया था। इस पर कंबल ओढ़ना असुविधाजनक होगा। उसे इतनी ठंड नहीं लग रही थी कि उसे कंबल की जरूरत पड़े। हालांकि वह समझ गई कि वह बस विषय बदलने की कोशिश कर रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, यह शॉल काफी है, शुक्रिया। इसके बाद वे कुछ और बातें करने लगे। ज़ीमिंग को लगा कि झांग वेई के आने के बाद से वह असहज महसूस कर रहा था और अपनी भावनाओं को साझा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सामान्य रूप से उसके साथ बातचीत की। बगल से जियान यान वुशेंग को देख रहा था जो ज़ीमिंग से इधर उधर की बातें कर रहा था। उसे ज़ीमिंग से इस तरह बात करते देख उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह उसके ठीक बगल में था, लेकिन वह उससे नहीं बल्कि वुशेंग से बात कर रही थी। झांग वेई जो हान लिंग और अन्य लोगों से बात कर रहे थे, वुशेंग को ज़ीमिंग से बात करते देख भौंचक्के रह गए। उसने पहले ज़ीमिंग को देखा था जिसने पहले भी उसका अभिवादन किया था, लेकिन झांग वेई ने विनम्रता से उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह उसे उतना पसंद नहीं आया। दूसरों से उसे पता चला कि ज़ीमिंग फिल्म की दूसरी महिला प्रधान है, जिसके लिए श्री हान ने बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं। उन्होंने इस भूमिका के लिए कई बड़ी अभिनेत्रियों को अस्वीकार कर दिया था, यहाँ तक कि झांग वेई को भी, लेकिन उन्होंने ज़ीमिंग को चुना जो अभी नौसिखिया हैं। झांग वेई को याद आया कि जब उन्होंने अपने सहायक से सुना था कि श्री हान अपनी दूसरी महिला मुख्य भूमिका की तलाश कर रहे हैं, तो उनका मानना था कि यह भूमिका अन्य भूमिकाओं की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली है। वह इस भूमिका को हासिल करना चाहती थी क्योंकि वह मिस्टर हान की फिल्म की कीमत जानती थी। मिस्टर हान का मनोरंजन जगत में एक नाम और एक मजबूत नींव है। उन्होंने उनकी फिल्म से दूसरी महिला प्रधान के रूप में भी शुरुआत की और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गईं। इसके बाद यदि उन्होंने उन्हें दूसरी मुख्य महिला के रूप में लिया होता तो यह उनका सबसे प्रतीक्षित सहयोग होता, लेकिन उन्होंने उसे यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि जब वह उसका ऑडिशन देखेंगे तो वह किरदार को ठीक से नहीं निभा पाएगी। वह अवाक रह गए क्योंकि झांग वेई मशहूर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय थी, लेकिन वह महारानी की उनकी छवि में फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि इसके लिए सिर्फ खुशी और गुस्से की नहीं बल्कि कई तरह की भावनाओं की जरूरत होती है। इसके अलावा झांग वेई की छवि जनता के मन में एक दयालु और सौम्य देवी के रूप में बनी हुई है, लेकिन अगर वह फिल्म में खलनायिका की भूमिका निभाती हैं तो उन्हें भी नेटिजन्स की तीखी प्रतिक्रिया मिल सकती है। हालांकि उन्हें नेटिजन्स की राय की परवाह नहीं है, क्योंकि यह अभिनेता की जिम्मेदारी है कि वह अपने अभिनय से नेटिजन्स के मन में अपनी छवि बदले। उन्हें उनके अभिनय और भूमिका से जाना जाना चाहिए, न कि केवल उनकी छवि से। मिस्टर हान ने अपने पुराने रिश्ते की वजह से उसे ऑडिशन का मौका दिया। उसने उनकी फिल्म में काम किया है और उन्होंने उसकी मेहनत देखी है। वह उसे बार बार ठुकराकर उसका दिल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसने उसे ऑडिशन का मौका दिया। उसे लगा कि शायद वह उसकी सोच बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह व्यक्तिगत ऑडिशन था और इस ऑडिशन के बारे में किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि जूलैन को भी नहीं। झांग वेई फिल्म मिलने से पहले ये खबर सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी उत्तेजना पर काबू रखा और इस बारे में चुप रहीं। ऑडिशन के बाद जैसी कि उम्मीद थी, वह किरदार की भावनाओं को ठीक से पेश नहीं कर पाईं। हालांकि वह अपनी बात पर अड़ी रहीं और उन्होंने कहा कि सिर्फ वही इस किरदार को बखूबी निभा सकती हैं। मेरे अलावा अन्य लोग इस चरित्र की भावनाओं को अच्छी तरह से चित्रित नहीं कर पाएंगे। उसने रूखेपन से उससे कहा। उन्हें विश्वास था कि वह अपनी फिल्म में अभिनय करने के लिए उनके पास वापस आएंगे और वह उम्मीद कर रही थी कि वह आएंगे और उनसे इस भूमिका को निभाने के लिए विनती करेंगे। लेकिन अचानक उसे खबर मिली कि उन्होंने दूसरी नायिका के रूप में किसी खूबसूरत चेहरे वाली नई लड़की को चुन लिया है। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह किसी को भी यूं ही चुन सकते हैं। क्या उसने उसे एक नौसिखिया समझकर अस्वीकार कर दिया? वह हैरान थी क्योंकि उसने उस जैसी टॉप एक्ट्रेस को छोड़कर किसी नए को काम पर रख लिया। उसे लगा कि ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई तो कारण होगा, अन्यथा ज़ीमिंग को यह भूमिका नहीं मिलती। उन्होंने अपने पिछले रिश्ते के कारण और उनकी फिल्म से डेब्यू करने के कारण उनके लिए काम करने की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की और दूसरी महिला मुख्य भूमिका के लिए किसी नौसिखिए को साइन कर लिया। वह यहाँ न केवल सभी से मिलने आई थी, बल्कि यह भी देखना चाहती थी कि उन्होंने नई नायिका के रूप में किसे चुना है। ज़ीमिंग को देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। रूप रंग में कोई उससे आगे नहीं निकल सकता, लेकिन जब उसने ज़ीमिंग को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। ज़ीमिंग ने सिर्फ एक सादी सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। हालांकि वह अभी भी तरोताज़ा और खूबसूरत दिख रही थी। उसकी त्वचा दमक रही थी। उसने अपने होंठ भींच लिए क्योंकि उसे लगा कि ज़ीमिंग उसके लिए खतरा बन सकती है। उसने इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है और अपने चरम पर है, लेकिन अगर उनके जैसी कोई नई अभिनेत्री इंडस्ट्री में आती है तो वह अपनी खूबसूरती के दम पर सुर्खियां बटोरती हैं। उन्हें ज़ीमिंग पसंद नहीं आई क्योंकि उनका चयन सिर्फ उनके लुक्स के आधार पर किया गया था। उन्हें लगा कि वह इस भूमिका के लिए अधिक सक्षम और उपयुक्त हैं और कोई नौसिखिया किसी चरित्र की भावनाओं को उनसे बेहतर कैसे चित्रित कर सकता है। उसने महसूस किया कि ज़ीमिंग ने केवल अपने रूप के कारण फिल्म में प्रवेश किया होगा, इसलिए उसने उसे वुशेंग के साथ मिलते हुए देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप ज़ीमिंग हैं, है ना? क्या आप पहली बार किसी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं? झांग वेई ने अचानक हानकिंग की बड़बड़ाहट को अनदेखा कर दिया और ऊंची आवाज में ज़ीमिंग से पूछा।
वे काफ़ी दूर बैठे थे, इसलिए उनके लिए बात करना सुविधाजनक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऊंची आवाज़ में उससे एक सवाल पूछा। ये सभी के लिए सुनने के लिए पर्याप्त था और जब झांग वेई ने बात की तो सभी चुप हो गए। वे सभी ज़ीमिंग की ओर देखने लगे। ज़ीमिंग को तब आश्चर्य हुआ जब उसने अचानक उससे एक सवाल पूछा। वह हैरान तो हुई, लेकिन उसने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं पहली बार किसी फिल्म में काम कर रही हूँ। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि हर कोई इसके बारे में जानता था और उन्हें इसकी परवाह भी नहीं थी। लेकिन झांग वेई ने आश्चर्य से ज़ीमिंग को देखा और अपना मुंह थोड़ा ढक लिया। सच में, यह आपकी पहली फिल्म है और आपको मिस्टर हान की फिल्म में दूसरी मुख्य अभिनेत्री की भूमिका मिली है। ये तो कमाल की बात है। आप में ज़रूर कुछ कौशल होगा, तभी तो आपको फिल्म में ये प्रमुख भूमिका मिली है। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, अब तुम्हें ये भूमिका मिल गई है, इसलिए अच्छा करो, वरना सब यही सोचेंगे कि तुम पिछले दरवाजे से आई हो और तुम्हें अभिनय भी नहीं आता, जबकि तुम्हें चुना गया है। उसने चिंता से कहा, लेकिन ज़ीमिंग और वू शेंग उसके शब्दों में स्पष्ट व्यंग्य को समझ गए। ज़ीमिंग ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। वह उससे पहले कभी नहीं मिली थी और उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे उसने उससे कुछ छीन लिया हो। उसे लगा कि उसका सवाल अनुचित था। ऐसा नहीं है कि उसने ये भूमिका पाने के लिए कुछ गलत किया हो। उसने भी बाकी लोगों की तरह ऑडिशन दिया था और अगर मिस्टर हान ने उसे चुन लिया तो क्या यह उसकी गलती है? अध्याय 304 यह मेरा भाग्य था। संपादित। ज़ीमिंग ने अप्रसन्न भाव से झांग वेई को देखा। उसे लगा कि झांग वेई का सवाल अनुचित था। हालांकि ऐसे शब्द कहने के बाद वह हंसी, जिससे यह एक हानिकारक मजाक जैसा लग रहा था। फिर भी ज़ीमिंग इन शब्दों के पीछे उसकी सोच को देख सकता था। झांग वेई को लगता था कि ज़ीमिंग कुछ अनैतिक संबंधों या शायद कास्टिंग काउच के साथ इंडस्ट्री में आई है। इसीलिए उसने सोचा कि जब वह दूसरों के सामने ये सवाल पूछेगी तो ज़ीमिंग घबरा जाएगी और उसकी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे पाएगी। अगर वो उस पर चिल्लाती तो वो उसे पागल और ज़्यादा सोचने वाला दिखाने की कोशिश कर रही थी, और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करने लगती तो ये साबित हो जाता कि वो कास्टिंग काउच से आई है। ज़ीमिंग उसके विचार से अनजान थी और उसने नाखुश भाव से उसकी ओर देखा और कहा, मिस झांग, मुझ में कुछ हुनर ज़रूर है, तभी तो मुझे ये रोल मिला है, वरना मैं अपने पहले ही ऑडिशन में कैसे चुन ली जाती। ज़ीमिंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या ये साफ नहीं है? अगर मैं खास तौर पर नहीं होती तो मैं उनकी फिल्म में नहीं होती। इस फिल्म में हर एक भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे ये। मेरी भूमिका तो मुख्य महिला की भी नहीं है, मैं तो बस दूसरी मुख्य महिला हूँ और वो भी फिल्म में खलनायिका। शायद मिस्टर हान को लगा कि मैं ये भूमिका बाकियों से बेहतर निभा सकती हूँ और इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। सुश्री झांग, हर किसी को मिस्टर हान की फिल्म में कास्ट होने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस भाग्यशाली हूँ कि मुझे पहले ऑडिशन में ही चुन लिया गया। हो सकता है कि उन्हें मुझ में कुछ ऐसा मिले जो उन्हें दूसरों में नहीं मिला। उसने शांति से कहा। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। वह सचमुच खुशकिस्मत थी कि मिस्टर हान ने उसे दूसरी मुख्य नायिका के रूप में चुना। उसका मनोरंजन उद्योग में काम करने का कोई इरादा नहीं था और अगर तांग नियान ने उसे यह ऑडिशन लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया होता तो वह यहाँ नहीं बैठी होती। झांग वेई ज़ीमिंग की बातें सुनकर चौंक गई। उसने सोचा था कि वह घबरा जाएगी और इनकार कर देगी कि वह अपनी मेहनत से यहाँ आई है और उसने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष किया है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह भाग्यशाली थीं और श्री हान ने उनमें कुछ ऐसा देखा होगा जिसके कारण उन्हें यह भूमिका मिली जो अन्य अभिनेत्रियों को नहीं मिली, और वह भी उन अभिनेत्रियों में से एक थीं। क्या वह कह रही है कि उसे यह भूमिका इसलिए मिली क्योंकि वह मुझसे अधिक प्रतिभाशाली है और श्री हान ने उसे चुना, मुझे नहीं? झांग वेई ने उसकी बातों का गलत अर्थ निकाला और अनुचित रूप से सोचने लगा। वहीं जू लैन ज़ीमिंग की बातों से प्रभावित हुई। अगर उसने झांग वेई के सवाल का सही जवाब नहीं दिया है तो दूसरे कलाकार सोच सकते हैं कि वह पिछले दरवाजे से आई है और मिस्टर हान से उसका कोई रिश्ता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि निर्देशकों का नाम अभिनेत्रियों के साथ लिया गया हो और इन दिनों अखबार इस खबर से भरे पड़े हैं। लेकिन श्री हान का कभी किसी अभिनेत्री के साथ कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि लोग उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा के बारे में जानते हैं और कोई भी उनके साथ उलझने की हिम्मत नहीं करता। जू लैन को झांग वेई का ये सवाल पूछना पसंद नहीं आया। वह उससे सीनियर है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है कि सबके सामने उससे ये सवाल पूछ रही है। क्या होगा अगर कोई गलतफहमी में पड़ जाए और इसकी वजह से ज़ीमिंग को परेशानियों का सामना करना पड़े? वह बोलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक पुरुष की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। वू शेंग ने भी झांग वेई को नाखुश भाव से देखा। उसे झांग वेई का ज़ीमिंग से यह सवाल पूछना पसंद नहीं आया। ज़ीमिंग गलत है। वू शेंग ने दृढ़ता से ज़ीमिंग की ओर रुख किया और उसकी भौहें तन गईं। जब उसने ये शब्द कहे तो सब उसकी ओर देखने लगे। यहाँ तक कि शू लैन भी अवाक रह गई। वह क्या कहना चाह रहा है? उसे इस तरह देखकर जू लैन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। झांग वेई की मुस्कान ये देखकर और भी चौड़ी हो गई कि वह उसका समर्थन कर रहा है और ज़ीमिंग को गलत कह रहा है। ज़ीमिंग, ये कहना गलत है कि आपको ये भूमिका इसलिए मिली क्योंकि आप भाग्यशाली थीं। आपको ये भूमिका सिर्फ आपकी किस्मत या किसी और वजह से नहीं मिली, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि आप प्रतिभाशाली हैं, उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा। झांग वेई ने नाखुशी भरे भाव से उसकी ओर देखा। उसकी बातें सुनकर उसके होंठ फड़क उठे। वू शेंग सही कह रही है। तुम सिर्फ भाग्यशाली कैसे हो सकती हो कि तुम्हें ये भूमिका मिल जाए? तुम में इतनी प्रतिभा जरूर होगी कि तुम्हारे अभिनय ने मिस्टर हान का दिल जीत लिया। उसने ज़ीमिंग से कहते हुए अपने होंठ भींच लिए, क्योंकि कई अभिनेत्रियों ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। हो सकता है कि वे उतनी अच्छी नहीं थीं और किसी नई अभिनेत्री ने उन्हें पीछे छोड़ दिया हो। उन्होंने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, उन्हें नई पीढ़ी से सीखना चाहिए क्योंकि वे भूमिका पाने और अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यद्यपि उसके शब्दों से ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ गलत कह रही थी, लेकिन ज़ीमिंग और वू शेंग उसके शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ गए।
उसकी बातें सुनकर शूलैन भी भौचक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झांग वेई ये सब क्यों कर रहा है। वह जीमिंग से सीनियर है और जीमिंग ने उसे पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वह उस पर चिढ़ती रहती है। मुझे पता है कि मिस्टर हान ने महारानी के किरदार के लिए जीमिंग को क्यों चुना। मैं भी उनके ऑडिशन में मौजूद था। वुशेंग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और जीमिंग के समर्थन में बोल पड़ा। मैंने कई अभिनेत्रियों को देखा है, यहाँ तक कि अनुभवी अभिनेत्रियां भी चरित्र को अच्छी तरह से नहीं समझ पाती। उन्होंने झांग वेई की आंखों में उपहास की चमक के साथ देखा। उनमें वह शान और आभा नहीं थी जो हमारी महारानी में होनी चाहिए। इसके अलावा महारानी की भूमिका बहुत जटिल है क्योंकि वह फिल्म में प्रतिपक्षी है, लेकिन अगर उसके चरित्र और भावनाओं को सही ढंग से चित्रित किया जाता तो लोग उसके प्रति दया और सहानुभूति महसूस करते। केवल जीमिंग ने इस भाग को समझा और भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया। मैं भी उतना ही हैरान था जब मुझे पता चला कि जीमिंग एक नौसिखिया है। वह किरदार को अच्छी तरह कैसे समझ सकती है। ऑडिशन के दौरान सभी ने गुस्से और पागलपन भरे व्यवहार को दर्शाया, लेकिन केवल जीमिंग ही थी जिसने महारानी की लाचारी और दुख को दर्शाया। महारानी बुरी इंसान नहीं थी, लेकिन हालात ने उन्हें बुरा बना दिया। जीमिंग इस किरदार के विकास को दिखाने के लिए एकदम सही हैं। इसीलिए मिस्टर हान ने उन्हें कास्ट किया। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा। उसकी बातें सुनकर सभी ने सिर हिलाया। उसका ऑडिशन देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने पहले कभी पढ़ाई नहीं की या अभिनय नहीं किया। ऐसा लगता है कि वह स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है। अपनी बात कहने के बाद उसने जीमिंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें ये जानकर आश्चर्य और सदमा हुआ कि जीमिंग ने पहले कभी अभिनय नहीं किया है और यह उनका पहला ऑडिशन था। उन्हें पहले कभी अभिनय करते नहीं देखा गया, वो भी बिना किसी अनुभव और सीख के। उन्होंने उन सभी अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया है जो अभिनय विश्वविद्यालयों से पास होकर सालों से अभिनय कर रही हैं। वह एक ही मौके में मिस्टर हान का ऑडिशन पास करने में कामयाब रही। वुशेंग द्वारा उसकी इतनी प्रशंसा किए जाने पर झांग वेई के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। उसने उसे पहले कभी किसी की इस तरह तारीफ करते नहीं देखा था। उसने अपना निचला होंठ काटा और अपनी नाराजगी छिपाने की कोशिश की। तुम सही कह रही हो जीमिंग, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कहने का इरादा नहीं था। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तुम जरूर प्रतिभाशाली हो, इसीलिए मिस्टर हान ने तुम्हें कास्ट किया है। कृपया मेरी बात को अन्यथा न लें। उसने अपने होंठ भींच लिए और जबरदस्ती मुस्कुरा दी। जीमिंग ने अपने होंठ भींचे और झेंग वेई की तरफ देखा। उसे लगा कि वो ईमानदार नहीं है, बस ऊपरी तौर पर माफी मांग रही है। उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की और विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी बातों से कोई आपत्ति नहीं थी। और यह सच भी था, मैंने भी कोई संघर्ष नहीं किया। शुरू से ही अभिनेत्री बनना मेरा सपना नहीं था। ये तो बस मेरी किस्मत थी कि मुझे ये रोल मिल गया। ये सब किस्मत ही होगी, उसने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। उनका मानना था कि यह उनकी किस्मत ही थी जिसने उन्हें इस भूमिका में लाया। ये भूमिका महारानी की थी और इस भूमिका के साथ वह एक व्यक्ति के रूप में विकसित होना भी सीख सकेंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो सकेंगी। हालांकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का एहसास ही कुछ और है। इससे गर्व और आत्मविश्वास की अनुभूति होती है जो उसे पिछले जन्म में नहीं मिली थी। अध्याय 305 मेरी पत्नी कहाँ है। झांग वेई ने जीमिंग के शब्द सुनकर अपने होंठ भींच लिए। उसे लगा कि जीमिंग के शब्द उसे निशाना बनाकर कह रहे थे कि उसे नहीं बल्कि उसे यह भूमिका मिली है, जबकि जीमिंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि झांग वेई के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वह इस बात से अनजान थी कि उसने ये भूमिका उससे छीन ली है। जीमिंग को दूसरी महिला प्रधान के रूप में चुने जाने के बाद झांग वेई ने जल्द से जल्द अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी, जिसे उन्होंने श्री हान द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद साइन किया था। इटर्नल लव के लिए ऑडिशन देने से पहले ही उन्हें अपनी वर्तमान फिल्म के लिए प्रस्ताव मिल गया था, लेकिन उस समय उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वह मिस्टर हान के साथ काम करना चाहती थीं। लेकिन जब मिस्टर हान ने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ये फिल्म साइन कर ली। वह मिस्टर हान को दिखाना चाहती थी कि वह आज़ाद नहीं है और उसके पास ढेरों प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर वह उसे मना भी कर दे तो भी बहुत से लोग हैं जो उसके साथ काम करने के लिए बेताब हैं। उसे लगा कि मिस्टर हान अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो चुके हैं। या तो वे जीमिंग के प्रलोभन में अंधे हो गए हैं या फिर इस लड़की का कोई मजबूत समर्थन है, वरना मिस्टर हान उसे दूसरी नायिका के रूप में नहीं लेते। उनकी बातचीत के बाद से माहौल अजीब हो गया था। सोंग शिन्ना ने जीमिंग की तरफ देखा कि क्या वो ठीक है, क्योंकि सभी को झांग वेई की बातों के पीछे छिपे दोहरे अर्थ का अंदाजा हो गया था। लेकिन जब उसने जीमिंग की तरफ देखा तो उसने पाया कि वह अपने फ़ोन में खोई हुई थी। वह भीड़ के बीच मुस्कुरा रही थी और दूसरों के बीच के अजीब माहौल को नज़रअंदाज कर रही थी। वह अपनी दुनिया में खोई हुई थी। उसे लग रहा था कि जीमिंग अनोखी है। यद्यपि यह पहली बार था जब उन्हें स्वतंत्र रूप से किसी कलाकार की सहायता करने का काम मिला। उन्होंने अन्य प्रबंधकों या तांगनियान के अधीन भी कई कलाकारों को देखा है। अधिकांश कलाकार तब नाराज हो जाते थे जब कोई उनकी ईमानदारी या उनके चरित्र पर सवाल उठाता था, लेकिन जीमिंग ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से संभाला। उसने बिना किसी नफरत के उसके सवालों का जवाब बड़ी सहजता से दिया। उसने मिस्टर हान की फिल्म में काम करना इतना आसान बना दिया कि झांग वेई उसे मना नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नसीब से मिला है, लेकिन इससे ये भी पता चला कि उन्हें यह भूमिका नसीब से मिली है, जबकि दूसरों को यह नहीं मिला, और इसमें झांग वेई भी शामिल थी। इसने झांग वेई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया, क्योंकि उन्होंने श्री हान के साथ अपने पिछले कार्य संबंधों का इस्तेमाल किया था और ऑडिशन भी दिया था, लेकिन भूमिका हासिल करने में सफल नहीं हो सकी। जबकि हर कोई माहौल को जीवंत बनाने के लिए नई बातचीत शुरू करके माहौल को बदलने की कोशिश कर रहा था, जीमोंग अपने फ़ोन को देख रही थी। ये लिवेई का संदेश था। उन्होंने उसे अपने खाली बिस्तर की एक तस्वीर भेजी है और लिखा है, कमरा बहुत खाली लग रहा है।
मेरी पत्नी कहाँ है? इसके साथ उन्होंने एक रोने वाली इमोजी भी भेजी है। वह भी अभी अपनी मीटिंग के लिए ट्रिप से लौटा था। वह थका हुआ था, लेकिन खाली बिस्तर देखकर उसे सुस्ती आ रही थी। उसे जीमिंग की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने उसे एक संदेश भेजने का फैसला किया। जब उसने उसके बचकाने रोना धोना भरे संदेश पढ़े तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक दिन के लिए अलग होने के बाद ली वे इतना भावुक और रोमांटिक हो सकता है। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए अपने होंठ कसकर भींच लिए। यह आदमी समय के साथ और भी बचकाना होता जा रहा है। उसने उसके शब्दों पर उसे हल्के से हिलाया। फिर उसने भी उसे एक तस्वीर भेजने का फैसला किया। उसने अपने सामने जलती हुई अलाव को देखा और उसकी तस्वीर खींचकर उसे भेज दी और लिखा, कई लोगों से घिरी हुई फिर भी अकेली। उसने ये साधारण पंक्ति लिखी। वह बहुत सारे लोगों से घिरी हुई थी, लेकिन वह अपने दिल में खालीपन महसूस कर रही थी क्योंकि लिवे यहाँ नहीं था। उसने अपने फ़ोन को देखा और पाया कि उसका मैसेज आ चुका है और उसे पढ़ा भी जा चुका है, लेकिन उसने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि वह किसी काम में व्यस्त हो गया है, इसलिए उसने अपना ध्यान दूसरी ओर कर लिया। एक ही दिन में वो कई झगड़ों में पड़ गई। लगता है काम करना हर रोज़ एक जंग लड़ने जैसा है। लड़ाई का मतलब सिर्फ शारीरिक लड़ाई और लोगों के साथ हिंसक व्यवहार करके उनकी जान लेना ही नहीं है। मानसिक लड़ाई भी एक लड़ाई है और यह ज़्यादा थका देने वाली हो सकती है। वह इतनी सारी यात्राओं और बेवजह की बहसों से थकी हुई महसूस कर रही थी। ये देखकर कि लोग फिर से झांग वेई से बातें करने लगे हैं, उसने गहरी सांस ली। वह फिल्म से जुड़ी अपनी कहानियां और अनुभव बता रही थी, लेकिन जब उसने उसकी बातें सुनी तो ऐसा लगा जैसे वह उन्हें कोई सुझाव नहीं दे रही थी, बल्कि अपनी बढ़ाई कर रही थी। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और हान लिंग के साथ उसकी बातचीत सुनी, जो उसकी छोटी पूंछ की तरह व्यवहार कर रहा था। ये पहली बार था जब वह किसी बड़े स्टार से मिली और वह अपने आदर्श से मिलने के बाद बहुत उत्साहित थी, जिसकी वह वर्षों से पूजा करती रही थी। बहन, जब आप उस दौर की फिल्मों के किरदारों जैसे कपड़े पहनती हैं तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि उनकी वेशभूषा और गहने तो बहुत अलग होते होंगे, है ना? हान लिंग ने झांग वेई को बहन कहना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उसे ऐसा करने दिया था। उन्होंने चिंतित होकर कहा, यह मेरा पहली बार ऐतिहासिक फिल्म में अभिनय करने का अनुभव है और मैं उत्साहित भी थी और साथ ही घबराई भी थी। मुझे चिंता है कि मैं इस भूमिका को अच्छी तरह निभा पाऊंगी या नहीं। हान लिंग अपनी भूमिका को लेकर चिंतित थी। ये पहली बार था जब वह किसी फिल्म में अभिनय कर रही थी, और वह भी ऐतिहासिक फिल्म में। वह इस बात को लेकर चिंतित थी क्योंकि वह जानती थी कि ऐतिहासिक फिल्म बनाते समय कई प्रतिबंध होते हैं। इसीलिए वह एक ही समय में चिंतित और उत्सुक थी। झांग वेई ने हान लिंग की तरफ देखा, जो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। हान लिंग को उसकी चापलूसी करते और उससे इस तरह सवाल पूछते देख उसे खुशी और आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। उसने जीमिंग की ओर देखा, ये दिखाने के लिए कि लोग उसके पीछे कैसे आ रहे हैं। जीमिंग ने उसकी नज़रें देखीं और उदासीनता से देखती रही। झांग वेई ने हल्के से उपहास किया और चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ हान लिंग की ओर देखते हुए कहा, बेशक, यह अच्छा लगता है। जब आप पारंपरिक शैली के कपड़े पहनते हैं तो यह आपको शाही एहसास देता है। यह आपकी सुंदरता को बढ़ाता है और आपको अधिक सौम्य और मासूम दिखाता है, उसने सीधे कहा। जीमिंग ने झांग वेई की बातें सुनकर उसकी तरफ देखा। वह अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगी और उसके जहन में वो तस्वीर उभर आई जब वो उन पारंपरिक कपड़ों को पहनती थी। उसने सोचा कि क्या वो उसे मासूमियत से भर देते थे। वह अलाव की ओर देखते हुए कड़वी मुस्कान के साथ बोली, वह बहुत मासूम दिखती होगी। तभी दूसरों की चाल में फंस गई। उसे अपनी नादानी पर हंसी आ रही थी। विंजू को अपनी माँ और शियाओली को अपनी बहन की तरह मानना गलत था। हालांकि ये कपड़े बहुत असुविधाजनक हैं। ये बहुत लंबे और ढीले हैं। ये मेरे सारे कर्व्स छिपा देते हैं और मुझे बेडॉल दिखाते हैं। झांग वेई ने हान लिंग से मजाक में कहा, लेकिन हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? पहले के लोग अनपढ़ थे और उनमें सामान्य ज्ञान की कमी थी। कम से कम उन्हें कपड़े पहनना तो आता है, यही बहुत है। वह हल्के से हंसी। तो तुमने इन समस्याओं को कैसे संभाला? हान लिन ने आंखें झपकाते हुए उससे पूछा। मैं उन ड्रेसों में फेरबदल करती थी और उन्हें अपनी फिटिंग के अनुसार बनाती थी, ताकि वे ओवरडोन लगें और मेरे कर्व्स भी हाईलाइट हों। झांग वेई की बात सुनकर हान लिंग ने सिर हिलाया। तो जब मुझे कोई पोशाक मिलेगी तो मैं भी उसे बना लूंगी। झांग वेई की बातें सुनकर जीमिंग के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम्हें उन कपड़ों को कभी भी शरीर के अनुरूप नहीं बनाना चाहिए, वरना जब तुम संस्कृति और उनके पहनावे का सम्मान ही नहीं कर सकते तो ऐतिहासिक फिल्म की शूटिंग का क्या फ़ायदा? जीमिंग ने झांग वेई की बात अनसुनी करते हुए हान लिंग से कहा। हान लिंग जीमिंग को अचानक उससे बात करते देख दंग रह गई। जीमिंग की बातें सुनकर उसने झांग वेई की तरफ देखा और झांग वेई के भावों में कठोरता देखी। क्या मतलब है जीमिंग? क्या तुम्हें लगता है कि मैं हमारी संस्कृति या पारंपरिक कपड़ों का सम्मान नहीं कर रहा हूँ? झांग वेई ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मैं तो बस तथ्य बता रही थी। कपड़े बहुत बड़े और ढीले हैं। इनसे व्यक्ति मोटा और अजीब लगता है। हर कोई ऐसे कपड़ों में नहीं दिख सकता। तथ्य बताने के बाद उसने कंधे उचका दिए। जीमिंग ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, सबसे पहले मैं ये हान लिंग से कह रहा था, आपसे नहीं सुश्री झांग। दूसरी बात, क्या यह अपमानजनक नहीं है जब आप कह रही हैं कि वे अनपढ़ थे और कपड़े पहनना उनके लिए पहले से ही एक बड़ी बात है? क्या ये सच में है? सुश्री झांग, मेरा सुझाव है कि आप हमारे देश का इतिहास पढ़ें। आपको देखना चाहिए कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी। आप कह रही हैं कि वे अनपढ़ थे। सुश्री झांग, ये वे अनपढ़ लोग ही थे जिन्होंने देश में बिना किसी उन्नत तकनीक के इतने सारे स्मारक बनवाए जो आज हमारे पास है, और ये वे अनपढ़ लोग ही थे जिन्होंने बारूद का आविष्कार किया जिसका इस्तेमाल हथियारों में होता है। और हाँ, ये अनपढ़ लोग ही थे जिन्होंने उस कागज़ का आविष्कार किया जिस पर आप लिख सकते हैं। और अगर वे अनपढ़ हैं तो मुझे लगता है कि आपको पहले अपने तथ्यों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
सिर्फ पढ़ना लिखना ही साक्षर होना नहीं माना जाता। आपको अपने देश और अपने लिए कुछ करना होगा, तभी आप दुनिया को अपनी योग्यता दिखा पाएंगे। अगर वे साक्षर नहीं होते तो आप उन पर आधारित ऐतिहासिक नाटकों में अभिनय नहीं कर रहे होते। फिर भी आप उन्हें अनपढ़ कह रहे हैं, यह अविश्वसनीय है, उसने चिढ़कर कहा। झांग वेई की बातें सुनकर वह बहुत गुस्से में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने पहले लोगों को अनपढ़ कहा था। ज़ीमिंग को उसकी बातें सुनकर और जिस तरह से उसने पुराने ज़माने के लोगों को अनपढ़ कहा था, उससे बहुत गुस्सा आया। वह पुराने ज़माने की थी और जानती थी कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी। हाँ, वे आज की तरह उन्नत नहीं थे और ऐसा इसलिए नहीं था कि वे अशिक्षित थे, बल्कि समय की वजह से था। समय बहुत कुछ बदल देता है। क्या उसने यह नहीं सोचा था कि अगली पीढ़ी उसे भी अनपढ़ कहेगी क्योंकि उनके पास उससे भी नए उपकरण और उन्नत तकनीक होगी। उसने कई ऐतिहासिक फिल्मों में अभिनय किया है और फिर भी उसके अंदर ऐसी ही मानसिकता है। ज़ीमिंग झांग वेई से इसलिए नाराज़ नहीं थी क्योंकि उन्हें पारंपरिक कपड़े पसंद नहीं थे। ऐसा तब हो सकता है जब कोई नई और अजीबोगरीब चीज़ें देखता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें ये छोटी स्कर्ट पहनने में घबराहट और असहजता महसूस हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने अनुचित शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया और अतीत में लोगों के लिए अनपढ़ जैसे शब्दों का प्रयोग किया तो वह नाराज हो गईं। अध्याय 306 दस्तक। झेंग वेई ज़ीमिंग की बातें सुनकर अवाक रह गई। उसे नहीं लगा कि वह गलत थी, वह तो बस तथ्य बता रही थी। उसे लगा कि ज़ीमिंग जानबूझकर उससे लड़ने के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। उसने महसूस किया कि ज़ीमिंग उससे खतरा महसूस कर रही थी और असुरक्षित महसूस कर रही थी क्योंकि वह दूसरों के साथ अच्छी तरह से मिलजुल रही थी और जबकि वह अकेली बैठी थी और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये सोचकर उसके हृदय में विजय का भाव उत्पन्न हुआ और उसके चेहरे पर गर्व का भाव छा गया। उसने हल्के से अपना सिर उठाया और अपने शब्दों से आहत होने का दिखावा करते हुए कहा, ज़ीमिंग, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी समस्या क्या है। तुम मुझे अपने देश की संस्कृति और इतिहास का सम्मान न करने के लिए कैसे दोषी ठहरा सकती हो? मैं हमारी संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मुझे लगता है कि तुम बस ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हो और इस तुच्छ विषय पर मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। उसने नाराज़ स्वर में कहा। सबने झांग वेई की तरफ देखा। उन्होंने उसके होंठ भींच लिए क्योंकि उन्हें भी ज़ीमिंग जैसा ही महसूस हो रहा था। वे एक ऐतिहासिक फिल्म पर काम करने जा रहे हैं जो काल्पनिक कहानी पर आधारित है, लेकिन फिल्म की तैयारी करते समय उन्हें अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला जिसके बारे में वे पहले नहीं जानते थे। जब उन्होंने झांग वेई की बातें सुनी तो उन्हें लगा कि वह उनकी संस्कृति का अपमान कर रही है। वह खुद को आधुनिक और ज्ञानी समझती है जबकि दूसरे लोग बर्बर और अज्ञानी हैं। उसका ज्ञान बहुत सीमित और तुच्छ है। हान लिंग को भी उसकी बातें पसंद नहीं आईं। इसलिए जब ज़ीमिंग ने झांग वेई को जवाब दिया तो ज़ीमिंग के प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ गया। उसकी हर बात बिल्कुल सही थी। उसके पिता सेना में सिपाही रह चुके हैं, इसलिए वह देश की रक्षा के लिए लोगों के जतन को अच्छी तरह जानती है और वह अपने देश के इतिहास और संस्कृति को लेकर काफ़ी संवेदनशील थी। जब झांग वेई ने ऐसी टिप्पणी की तो यह अपमानजनक और शर्मनाक लगता है। अल्पविराम। ज़ीमिंग ने झांग वेई के मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखा। उसने आह भरी और कहा, सुश्री झांग, आप ही हैं जिन्हें ऐतिहासिक नाटकों और फिल्मों में अभिनय से लोकप्रियता मिली है। अपनी निजी राय रखना ठीक है, लेकिन आपको ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। वे अज्ञानी नहीं थे, वे सिर्फ आपके नज़रिए से अनपढ़ थे। वे लोग सामान्य थे और अपने समय में बहुत अद्भुत रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि भविष्य में ऐसी टिप्पणी न करें, अन्यथा लोग आपकी पूजा करना बंद कर देंगे। मुझे खेद है, अगर आपको लगता है कि मैंने पहले आपकी बातचीत में बाधा डाली तो मैं असभ्य हूँ, लेकिन जब आप हमारे इतिहास और संस्कृति का अपमान करते रहेंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। उसने अपने होठों को भींचा और विनम्रता से झांग वेई से कहा। वह उसके साथ बहुत रूखा व्यवहार नहीं करना चाहती क्योंकि वह उसकी सीनियर थी। सबके सामने उसका इस तरह अपमान करना शिष्टता नहीं होगी। झांग वेई ज़ीमिंग के ऐसे शब्द सुनकर दंग रह गई। उसने अपनी बात को थोड़ा सा मोड़ा और ज़ीमिंग पर चिल्लाना चाहती थी कि उसने उससे इस तरह बात क्यों की, लेकिन वह लोगों से घिरी हुई थी और ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि ज़ीमिंग बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है। हालांकि जब उसने सबकी निगाहों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। वह अपना निचला होंठ काटती है और चिंतित रहती है कि कहीं वे उसके बारे में गलत न सोच लें। वह अपनी बातों पर काबू नहीं रख पाई और सच सबके सामने आ गया। वह एक सार्वजनिक हस्ती हैं और अगर यह मुद्दा बाहर आया तो नेटिजन्स उनकी खूब आलोचना करेंगे। उसे ऐसे शब्द कहने से बचना चाहिए। उसने ज़ीमिंग को उलझन भरी नज़रों से देखा। अगर उसने इस बात की ओर इशारा नहीं किया होता तो किसी को इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन अब हर कोई उसे आरोप भरी निगाहों से देख रहा था। अगर आपने मेरी बात गलत समझी हो तो मुझे माफ़ करना। मेरा इरादा हमारी संस्कृति या इतिहास का अपमान करना नहीं था। मैं तो बस हान लिंग को अपने अनुभव के बारे में बता रही थी। हो सकता है मेरे शब्द गलत निकल जाएं। उसने माफ़ी मांगते हुए ज़ीमिंग की तरफ ईमानदारी से देखने की कोशिश की। ज़ीमिंग ने उसकी तरफ देखा और सहजता से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन कृपया भविष्य में ऐसे शब्द कहने से बचना, वरना लोग तुम्हें गलत समझेंगे और अगर तुम्हें मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो मैं तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ। जब उसने माफ़ी मांगी तो झांग वेई की भौहें भी तंग गईं। इससे उसकी माफ़ी का असर कम हो गया और ज़ीमिंग एक महान इंसान बन गया, क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी संस्कृति की गरिमा की रक्षा की बल्कि झांग वेई से माफ़ी भी मांगी, जिससे पता चला कि वह एक व्यक्ति के रूप में कितनी उदार हैं। जियान यान जो ज़ीमिंग के बगल में बैठा था उसकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न दिखाई दिया। वह हमेशा उसके साहस की प्रशंसा करता था। वह कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमेशा गलत के पक्ष में बोलती है। यदि वह बहादुर न होती तो अतीत में उसे उत्पीड़न से नहीं बचा पाती। अल्पविराम। ज़ीमिंग और झांग वेई के आमने सामने होने के बाद जूलैन ने असहजता को कम करने के लिए सभी को कुछ खेल खेलने को कहा।
खेल खेलने और माहौल को हल्का करने के बाद झांग वेई अपने होटल वापस चली गई और सभी लोग भी अपने कमरों में चले गए। जब ज़ीमिंग अपने कमरे में दाखिल हुई तो वह अलाव से बहुत थकी हुई थी। खेल मज़ेदार तो थे पर थका देने वाले भी। हालांकि शारीरिक रूप से थका देने वाली नहीं थी, लेकिन यात्रा ज़रूर थका देने वाली थी। वह ठीक हो रही थी, लेकिन वह अभी भी कमज़ोर थी और जल्दी थक जाती थी। सोने से पहले उसने जल्दी से अपना चेहरा धोया और फिर से मॉइस्चराइज़र लगाया। उसने कपड़े बदलने की जहमत नहीं उठाई और वही सफ़ेद ड्रेस पहनने का फैसला किया, क्योंकि वह बहुत आरामदायक और मुलायम थी और कमरे में केवल वही थी, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार सो सकती थी। इससे पहले सोंग जिन को अपने कमरे में सोना था, लेकिन जूलैन ने उसे अपने साथ सोने के लिए अपने कमरे में बुला लिया। जूलैन सोंग जिन की अच्छी दोस्त बन गई है और वह रात में उससे बात करना चाहती थी, इसलिए वह उसे अपने कमरे में ले गई। सोंग शिन को कोई परेशानी नहीं हुई, नहीं ज़ीमिंग को। तो अब कमरे में सिर्फ वही है। अल्पविराम। ज़ीमिंग उस आरामदायक बिस्तर पर सुस्ती से लेटी थी जो खाली और ठंडा था। उसने अपने होंठ भींच लिए, मानो उसका दिल खालीपन से भर गया हो। उसे अजीब लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसे आज रात अकेले सोना पड़ेगा। चोट लगने के बाद से वह रोज़ाना लिवेई के साथ सो रही है। हालांकि उन दिनों उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे उसके शरीर की गर्मी की आदत हो गई है। उसकी खुशबू, जो उसके दिमाग को धुंधला कर देती थी, वहाँ नहीं थी। उसका शरीर खाली था, जिससे उसे अजीब सा लग रहा था। उसने अपना फ़ोन खोला और देखा कि उसने उसका पिछला संदेश तो देख लिया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया है। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वह असहज महसूस करने लगी। एक पल के लिए वह झिझकी, फिर उसने उसका नंबर डायल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उससे बात न हो पाने पर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था और दिल में खालीपन भारी होता जा रहा था। उसने समय देखा और अभी 12 नहीं बजे थे। उसने अपना निचला होंठ काटा और महसूस किया कि देर हो चुकी है। छोड़ो इसे। उसने उसे दोबारा फ़ोन करने का विचार त्याग दिया और फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया। शायद वह सो रहा है, वह सोने की कोशिश करते हुए बुदबुदाई। वह बिस्तर पर करवटें बदलती रहती है। उसे मन ही मन बेचैनी महसूस हो रही है। उसे बुरा लगा कि उसने न तो उसके संदेशों का जवाब दिया और न ही अभी तक उसे फ़ोन किया। क्या उसे मेरे बिना कुछ भी महसूस नहीं होता? मुझे नींद से महरूम करके वह इतनी शांति से कैसे सो सकता है? उसने झुंझलाहट में आंखें खोली और छत को घूरते हुए बड़बड़ाए। उसने समय देखा, रात के 1 बज चुके थे। उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने आह भरी। उसने फिर से अपना फ़ोन उठाया और वीचैट खोला। उसने उसके मैसेज देखे जो उसने उसे पहले भेजे थे। इसके बाद उसने अपनी गैलरी खोलकर उसकी तस्वीरें देखी तो उसे पता चला कि उसके फ़ोन में उसकी कोई तस्वीर नहीं है। वह भौचक्की रह गई और उसे एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक एक साथ कोई तस्वीर नहीं ली है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वह उसे देखना चाहती थी, पर इस समय उसके पास उसे देखने का कोई रास्ता नहीं था। उनके वीचैट पर भी कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। उसने आह भरी और महसूस किया कि लिवी उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। अभी तो सिर्फ 1 दिन ही हुआ है और वह पहले से ही उसे याद कर रही है। उसने अपना दिमाग खाली करने का फैसला किया और सोना चाहती थी ताकि सुबह कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगले दिन मिस्टर हान स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आने वाले हैं। दस्तक दस्तक। वह अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे पर अचानक दस्तक से वह चौंक गई। सोंग जिन भी कमरे में नहीं थी और सिर्फ युआन लेई और उसका कमरा ही ज़मीन पर था। और युआन लेई भी अपने कमरे में नहीं थी। वह पहले अपनी दोस्त से मिलने गई थी। उसने शू लैन को बताया कि उसकी दोस्त निंग शहर में है और वह उसके साथ रात बिताने वाली है। जू लैन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसे मना नहीं कर सकती थी। वो रुकना चाहती थी या नहीं, ये उसकी मर्जी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह डर गई। उसने हाल ही में अपहरण की भयावहता का अनुभव किया था और उस घटना के बाद से वह सदमे में थी। जब किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया तो वह डर के मारे लगभग उछल पड़ी। कौन है भाई? बाहर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। डर के मारे उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से बिस्तर से उठी और सोंग जिन को फ़ोन करने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने अपना फ़ोन देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह बंद हो गया है। वह उसे दोबारा चार्ज करना भूल गई। उसने अपना निचला होंठ काटा और साइड टेबल से फूलदान उठा लिया। वह हिचकिचाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और अपने हाथ में रखे फूलदान को और मजबूत कर लिया। अध्याय 307 हिलना मत। जब बाहर से किसी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो जीमिंग घबरा गई और उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने सोंग जिन को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उसका फ़ोन बंद था। उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। वह अपनी मूर्खता पर दांत पीस रही थी कि उसने फ़ोन चार्ज नहीं किया और साइड टेबल से फूलदान उठा लिया। उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वह सुरक्षित रह सके। पिछली अपहरण की घटना से वह डर गई और सदमे में आ गई। हालांकि वह कुंग-फू जानती है, फिर भी उसने कभी ऐसी घटना का सामना नहीं किया। महल में आने के बाद से उसे कुछ भी करते हुए कई साल हो गए हैं। उसके हुनर अब जंग खा चुके हैं और ज़ीमिंग का शरीर कुंग-फू की हरकतें झेलने के लिए बहुत कमज़ोर हो गया है। उसे लगातार अभ्यास और कसरत से इसे मजबूत बनाने की ज़रूरत है। वह अपनी चोटों के ठीक होने के बाद ऐसा करने की योजना बना रही है ताकि वह पहले की तरह सामान्य रूप से शारीरिक गतिविधियां कर सके। उसने गहरी सांस ली और संभलते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। घबराहट के कारण उसके हाथ पसीने से तर थे। यहाँ तक कि हाथ में रखा फूलदान भी थोड़ा अस्थिर था। इस मंजिल पर कोई नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि बाहर कौन है। वह सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वह झांकने के छेद से बाहर झांकने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बाहर कोई नहीं है। वह उलझन में थी। उसे लगा कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। उसे राहत मिली। उसने सोचा कि शू लैन और सोंग जिन ज़रूर उसका मजाक उड़ा रहे होंगे।
उसने राहत की सांस ली और फूलदान को साइड टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने अपराधी को पकड़ने के लिए दरवाजा खोला, जिसे उसने जुलैन या सोंगजिन समझा, क्योंकि केवल वे ही जानते थे कि वह कमरे में अकेली सो रही थी, इसलिए वे उसके साथ छेड़छाड़ करने आए थे। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कोई नहीं था। वह हंस पड़ी क्योंकि उसने सोचा कि वे भाग गए होंगे, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, एक हाथ ने दरवाजे की चौखट पकड़ ली, जिससे वह डर के मारे उछल पड़ी। वह ये देखकर चौंक गई कि कहीं से एक मर्दाना हाथ आया और उसने दरवाजे की चौखट पकड़ ली। वह इतनी घबराई हुई थी कि समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए और उसे लगा जैसे उसका गला घुट गया हो। वह इतनी घबराई हुई थी कि सांस लेना भी भूल गई। जब वह पलटी तो उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, जो चेहरे पर एक चंचल मुस्कान लिए उसे खुशी से घूर रहा था। जीमिंग अविश्वास से लिवी को घूर रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसे यहाँ देखेगा, और वो भी इस समय। क्या वह घर पर नहीं था जब वे पहले मैसेज पर बात कर रहे थे? अब वह यहाँ कैसे आ गया? वह उलझन में थी, घबराई हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। यह इतना अप्रत्याशित था कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। वह बस उसे देखती रही। लिवेई ने जीमिंग की तरफ देखा, जो उसे देखकर स्तब्ध थी। वह अभी भी अपने एक हाथ से दरवाजे की चौखट पकड़े हुए थी। उसका रूप देखकर उसकी आंखें अंधेरी हो गईं, जिससे वह पागल हो रहा था और इतना मोहक था कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसने सफ़ेद रंग की आस्तीन वाली सादी ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस घुटनों से थोड़ी ऊपर थी, जिससे उसकी चिकनी जांघें साफ दिख रही थीं। ज्यादा छोटा तो नहीं था, पर कुल मिलाकर उसका रूप बहुत आकर्षक लग रहा था। उसके बाल अब बिखरे हुए बन में बदल गए थे। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी उसकी त्वचा चमक रही थी। वह उसकी खूबसूरत गर्दन देख सकता था, जिसे देखकर लार टपक रही थी। वह उसकी सूरत देखकर घबरा गया और उसके होंठ नम और चेरी जैसे लग रहे थे, जिन्हें वह खा जाना चाहता था। जीमिंग, जो कि अचंभित थी, को एहसास हुआ कि वे गलियारे में थे और अभी तक उनके रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं था। उसने इधर उधर देखा कि कोई है या नहीं। जब उसने देखा कि इस मंजिल पर कोई नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। तुम क्या कर रहे हो, अहम्मा? वह उससे पूछने के लिए उसकी ओर मुड़ी कि वह इस समय यहाँ क्या कर रहा है। तभी अचानक वह उसके पास आया और जल्दी से अपने ठंडे होंठ उसके मुलायम और नम होठों पर रख दिए। उसने उसे संतुलित करने के लिए अपने हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और उसे चूमते हुए अंदर धकेल दिया। जीमिंग तब अचंभित रह गई जब उसने अचानक उसकी बात काटते हुए उसे चूम लिया। उसने उसके चेहरे को घूरा, जो बहुत पास था, और वह पास से उसकी लंबी पलकें साफ देख सकती थी। इस बार उसका चुंबन पहले से कहीं ज्यादा तेज था। जब उसने उसकी कमर पकड़ी और उसे अंदर धकेलने लगा, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जानता था कि वे बाहर हैं और गलियारे में उनका प्यार जताना ठीक नहीं होगा, और अगर किसी को पता चल गया तो जीमिंग मुसीबत में पड़ जाएगी। वह उसे चूमते हुए कमरे में दाखिल हुआ और उसने दरवाजा बंद कर लिया। वह उसके रसीले होठों को चूमना बंद नहीं कर रहा था, जो मीठे और मादक थे। वह खुद को चूमे बिना नहीं रह पा रही थी। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बहुत कुछ नियंत्रित किया है, और अब जब उसने अपना आराम का समय पूरा कर लिया है, तो वह यहाँ आई है। वह अब उससे अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे उस सफ़ेद पोशाक में देखकर और उसके मुलायम गुलाबी होंठ उसे बुला रहे थे। वह अपनी भावनाओं और जुनून पर काबू नहीं रख पा रहा था। अल्पविराम। जीमिंग पहले तो उलझन में थी, लेकिन जब वे कमरे में दाखिल हुए तो वह निश्चिंत हो गई और उसने उसके चुंबन का विरोध नहीं किया। लिवेई ने उसे दीवार के सहारे धकेल दिया और उसकी सांसें खींचने लगा। संतुलन बनाए रखने के लिए उसने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिए और अंततः अपनी आंखें बंद कर लीं। लिवेई, जिसकी आंखें पहले से ही बंद थीं, ने अपनी आंखें तब खोली जब उसने महसूस किया कि वह उसकी गर्दन पकड़ रही है। उसने उसकी बंद आंखों को देखा, जिससे उसकी आंखें और भी सुंदर लग रही थीं, और उसे लगा कि उसके आलिंगन में ये स्त्री इतनी सुंदर है कि वह उसकी सुंदरता पर काबू नहीं पा सकता। उसने जल्दी से उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे ऊपर खींच लिया, क्योंकि इस तरह से उसे अधिक आराम मिल रहा था। जीमिंग चौंक गई जब उसने अचानक उसे उठा लिया। वह सदमे से चीखी, लेकिन उसकी चीख उसके मुंह में ही दब गई। उसने फिर से अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए, जिससे उसका दिमाग धुंधला हो गया। उसने अपनी जीभ उसके मुंह में डालते हुए उसके मुंह को निगल लिया। वह उसे ऊपर उठाते हुए चूम रहा था और उसे अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए था। अब उनके बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी और उनके शरीर केवल कपड़ों की परत से ही अलग थे। जब उसने अचानक अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी तो जीमिंग को लगा कि उसका पूरा शरीर गर्म हो गया है। वह कराहने से खुद को रोक नहीं पाए। वह उसकी गर्दन कसकर पकड़े हुए थी, क्योंकि उसे गिरने का डर था। उसका पूरा वजन उस पर था, क्योंकि उसके पैर कमजोर थे जो अब हवा में थे, और उसका शरीर हवा में उसके शरीर का समर्थन कर रहा था। उसे लगा कि आज लिवेई बहुत अलग और जोशीला था। आज के चुंबन कहीं ज्यादा गहरे और जोशीले थे। वह उसके शरीर से निकलती गर्मी को महसूस कर सकती थी। उसने बीच में अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखीं। यद्यपि कमरे में एयर कंडीशनर चालू था, फिर भी उसे पसीना आ रहा था। एक भावुक चुंबन के बाद जब वे दोनों सांस फूलने लगे, तो लिवेई ने उनका चुंबन अलग किया और अपना सिर उसकी गर्दन पर टिका दिया। वह अभी भी उसकी कमर पकड़े हुए था और दीवार और अपने शरीर का सहारा लिए हुए था। जीमिंग के लिए ये स्थिति असहज थी, लेकिन लिवेई इस स्थिति में काफी सहज थी। वे इतने करीब थे कि वह उसकी धड़कन भी महसूस कर सकती थी, जो बेतहाशा धड़क रही थी। उसका पूरा शरीर ऊपर नीचे हिल रहा था और वह आराम करने की कोशिश कर रहा था। वह आश्चर्यचकित रह गई जब उसने अचानक अपना सिर उसकी गर्दन पर रख दिया। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन जब उसने अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों को महसूस किया तो उसका शरीर अकड़ गया। उसकी गर्दन बहुत संवेदनशील थी, और जब वह उसकी गर्दन पर सांस छोड़ता था तो उसके शरीर में सिहरन महसूस होती थी। उसे गुदगुदी महसूस हुई और उसका पूरा शरीर असहज हो गया, लेकिन उसके शरीर से निकल रही गर्मी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। उसने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी और उसे लग रहा था कि बहुत गर्मी है और उसके कान भी लाल हो गए हैं।
उसने भारी सांस ली और भारी आवाज में कहा, तुम मुझे नीचे उतार सकते हो, ये तुम्हारे लिए कठिन होगा। कहते हुए वह हकला गई। उसकी आवाज़ सुनकर वह हैरान रह गई। वह बेहद कोमल और एक तरह से मोहक थी। ये कर्कश और धीमी आवाज़ थी जो उसके चिंतित होकर कहने पर और अधिक आकर्षक और लुभावना हो गई। वह अचानक जमीन पर गिरा और दर्द से फिर से अपना माथा उसकी गर्दन पर रगड़ने लगा। उसे ऐसा व्यवहार करते देख वह चिंतित हो गई। उसे लगा कि कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा या वह बीमार तो नहीं है। वह चिंतित थी कि उसे उठाने में उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए वह असहज महसूस कर रहा था। वह उसे थामे हुए था और दीवार और अपने शरीर से उसे सहारा दे रहा था। यह उसके लिए कठिन होगा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या तुम बीमार हो? मुझे नीचे उतारो ताकि मैं तुम्हारा तापमान देख सकूं। लगता है तुम बीमार हो। तुम्हें इस समय यहाँ आने को किसने कहा? वह उसके आलिंगन में हिलने लगी और नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसने उसे और अधिक कसकर पकड़ लिया और उसे दीवार से नीचे उतार दिया। लेकिन उसे नीचे रखने के बजाय उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके पैरों को अपने चारों ओर लपेट लिया। जीमिंग ने सोचा कि वह उसे नीचा दिखा रहा है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने ये काम इतनी सहजता से किया कि वह एक क्षण के लिए चौंक गई। क्या उसने पहले भी ऐसा किया था? अभी वह कोआ की तरह उसके शरीर से लिपटी हुई है। वह चिंतित थी कि वह भारी है और उसे असहजता हो रही होगी, लेकिन उसने उसकी टांगों को अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसे एक बच्चे की तरह कसकर गले लगा लिया। जब उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी और जब उसने उसकी टांगें अपने चारों ओर लपेटी तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए और उसकी जांघें उसके सामने आ गईं। शुक्र है कि उसने अभी भी नीचे चड्डी पहनी हुई थी, अन्यथा इस स्थिति में उसके अंतर्वस्त्र उजागर हो जाते। वह इस तरह से असहज महसूस कर रही थी और नीचे उतरना चाहती थी क्योंकि उसे चिंता थी कि वह बीमार हो सकता है। वह नीचे उतरने के लिए इधर उधर हुई, लेकिन उसने उसे फिर से पकड़ लिया और अपने हाथ से उसे पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो गई। हिलना मत। अध्याय 308 मैं तुम्हें काटूंगा। जीमिंग को उसने अपनी बाहों में उठा लिया और कोआ की तरह अपने चारों ओर लपेट लिया। अब उसका शरीर उसके शरीर से चिपका हुआ था और वह उसके इत्र की खुशबू सूंघ सकती थी जो हल्की और बहुत ही आकर्षक थी। उसे उसकी खुशबू पसंद है और यह उसके व्यक्तित्व के अनुकूल है। उसके हाथ उसकी गर्दन में लिपटे हुए थे। उसे बच्चे की तरह गोद में उठाए जाने में असहजता महसूस हो रही थी। वह नीचे उतरने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन उसने अपना शरीर और दबाया और भारी तथा धीमी आवाज में कहा, हिलना मत। जीमिंग चौंक गई जब उसने अचानक उसे हिलने डुलने से मना किया। वह उलझन में थी, लेकिन उसके आदेश पर उसका शरीर हिलना बंद हो गया। उसने अपना सिर उठाया और उलझन में आंखें झपकाईं। उसने उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखीं और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि उसका दिल दुख रहा है और वह सोच रही है कि वह बीमार है और फिर भी उससे मिलने के लिए इतनी दूर से आया है। अगर तुम बीमार थे तो यहाँ क्यों आए? मैं तो कल आने वाली थी। तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने माफ़ी मांगते हुए उसकी तरफ देखा। लिवेई ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह किसी चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। मैं बीमार नहीं हूँ, उसने बड़ी मुश्किल से कहा क्योंकि उसका पूरा शरीर जल रहा था। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम बीमार हो, इसीलिए तुम्हारा शरीर जल रहा है, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, उसने चिंतित होकर कहा। वह नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन उसने उसे नीचे नहीं उतरने दिया। अब वह उसके व्यवहार से परेशान होने लगी थी। वह बीमार होने पर भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा था, बल्कि उसके साथ समय बिताना चाहता था। हालांकि वह इससे खुश थी, लेकिन उसे उसकी सेहत की ज़्यादा चिंता थी। लिवेई ने उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखे। उसका दिल धड़कने लगा, पर वह बीमार नहीं था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे बुखार नहीं है। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर बुखार नहीं है तो क्या है? उसने उलझन भरी नज़रों से उससे पूछा। उसने उसकी ओर देखा और निराशा से आह भरी। क्या ये लड़की सचमुच इतनी अज्ञानी है या मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है? उसने मन ही मन आह भरी। जीमिंग, तुम इस तरह से दरवाज़ा कैसे खोल सकती हो? अगर मेरे अलावा कोई और होता तो क्या होता? उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कठोर स्वर में उससे पूछा। उसकी आवाज़ सुनकर वह उलझन में पड़ गई। अगर वह उससे कह रहा था कि वह सावधान नहीं थी और बिना देखे कि बाहर कौन है दरवाज़ा खोल दिया, तो यह उसकी गलती है। अगर वह दरवाज़ा नहीं खोलती तो वह अपनी रात वहीं बिता रहा होता। उसकी उलझन भरी और मासूमियत भरी अभिव्यक्ति देखकर उसने राहत की सांस ली। हाँ, उसने उसकी ओर देखते हुए गहरी सांस ली। भले ही तुम अकेली सो रही हो, लेकिन तुम बिना ब्रा पहने दरवाज़ा कैसे खोल सकती हो? उसने भारी आवाज़ में उससे पूछा। जीमिंग उसके आलिंगन में जम गई और जमे हुए भाव से उसे घूरने लगी। जब उसने इतनी सीधी बात कही तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और शर्म के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने वाकई ब्रा नहीं पहनी है। अलाव से आने के बाद उसने उस ड्रेस में सोने का फैसला किया, लेकिन ब्रा पहनना नहीं चाहती थी। अब तक भी उसे ये बहुत असहज और अजीब लगता था। पहले उसके पास ऐसे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने उसे फेंक दिया और बिना ब्रा के सिर्फ एक ड्रेस पहन ली। यद्यपि यह स्तनों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा है, फिर भी उन्हें लगा कि यह बहुत असुविधाजनक है। कमरे में कोई नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वह ये बात भूल गई। जब उसने लिवी की ओर देखा तो उसकी लार टपक पड़ी, जो उसे भावुक निगाहों से देख रहा था। उसने अपने होंठ भींच लिए थे और वह उसके लाल कान देख सकती थी। क्या इसीलिए उसका शरीर जल रहा था और लाल हो गया था? वह हल्के से खांसने लगी और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया ताकि उसकी नज़रों से बच सके। अब वह उसका सामना करने में बहुत शर्मिंदा थी। मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ। मुझे नीचे उतार दो, मैं कपड़े बदल लूंगी।
उसने जल्दी से नीचे उतरने की कोशिश की क्योंकि वह उसके सामने इस तरह से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कुछ पल पहले उनके चुंबन की तस्वीर देखकर उसका चेहरा लाल हो रहा था। वह उसे चूम रहा था और उसके शरीर को अपनी बाहों में कसकर भींच रहा था, तो इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ रहा था। उसे लगा कि लिवेई बहुत चालाक है। कोई ज़रूरत नहीं, जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें इनमें से कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बिना ही बेहतर है। उसके होंठ मुड़ गए और उसने संकेतात्मक लहजे में कहा। उसने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसे और भी पास खींच लिया। उसका चेहरा अब उसकी ठुड्डी को छू रहा था और उसके हाथ उसके कंधों पर रखे हुए थे। उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने इतनी सहजता से ऐसी बेशर्म बातें कहीं। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम इतनी बेशर्मी से कैसे पेश आ सकते हो? मुझे नीचे उतारो। उसने उसे सख्ती से नीचे उतारने का आदेश दिया, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उसकी बातें नहीं सुनी, बल्कि वह उसे अपनी बाहों में उठाए बिस्तर की ओर चल पड़ा। ज़ीमिंग चौंक गया जब वह अचानक बिस्तर की ओर चलने लगा। चलते हुए उसे लगा जैसे कोई चीज़ उसके नितंबों से टकरा रही है। उसका चेहरा लाल हो गया और उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है। जब उसे एहसास हुआ कि उसे क्या छू रहा है तो उसने दांत पीस लिए। वह बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता और खुशी थी। वह उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देख सकती थी जो उसे और भी आकर्षक और सुंदर बना रही थी। जब लिवेई ने उसे कमरे के बाहर देखा तो उसने पहले तो यह नहीं देखा कि उसने ब्रा नहीं पहनी है, क्योंकि वह ज़्यादा ध्यान देने योग्य नहीं थी। ड्रेस थोड़ी ढीली थी और उसके स्तन ज़्यादा नहीं दिख रहे थे, और उस समय उसका ध्यान उसके पैरों और होठों पर था। लेकिन जब वे चुंबन कर रहे थे और उसने उसकी कमर पकड़ रखी थी और उनके शरीर एक दूसरे के करीब थे, तो उसने उसकी पोशाक के नीचे उसके मुलायम उभारों को महसूस किया जो कि अनियंत्रित थे। जब उसके मुलायम स्तन उसके शरीर से रगड़ खा रहे थे तो उसके लिए खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। वह उसकी ड्रेस के नीचे उसके कड़क निप्पलों को महसूस कर सकता था। इससे उसके शरीर में आग लग गई और उसका चेहरा और कान लाल हो गए। इसीलिए उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया ताकि उसकी असहजता कम हो सके और इस तरह वह उसके शरीर को अधिक आसानी से महसूस कर सके। ज़ीमिंग, जो अब तक इन सब से अनजान था, उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। अब सब कुछ साफ हो गया। वह लाल क्यों था और दर्द से क्यों कराह रहा था? तो वह बीमार नहीं था, बल्कि वह उसके स्तन को महसूस कर रहा था। वह शर्म के कारण कहीं जाकर छिप जाना चाहती थी। जब भी बेशर्मी की बात आती है तो यह आदमी मुझे कभी निराश नहीं करता। यह आदमी उसका फ़ायदा उठा रहा था जबकि वह उसके बारे में चिंतित थी। अल्पविराम। बिस्तर पर पहुंचकर उसने उसे नीचे नहीं लिटाया, बल्कि बिस्तर पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ज़ीमिंग ने सोचा कि वह उसे बिस्तर पर लिटा देगा, लेकिन वह खुद बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि कुछ उसके नितंबों को छू रहा था और वह महसूस कर सकती थी कि उसका निचला शरीर गर्म हो रहा है। उसने अपने होंठ काटे और नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी कमर कसकर पकड़ ली और कहा, शश, हिलना मत, अच्छी लड़की बनो। उसने उसे एक बच्चे की तरह एक जगह पर रहने के लिए उकसाया। उसकी बातें सुनकर वह अवाक रह गई। आज वह इतना बिगड़ा हुआ क्यों हो गया है? ज़ीमिंग उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गई। क्या वह उसे मेरे ऊपर बैठने के लिए कह रहा है जबकि वह नुकीली चीज़ उसके नितंबों पर चुभ रही है? वह क्या करना चाहता है? उसने उसकी आंखों को देखा जो आज रात गहरी और जोश से भरी हुई थीं। उसे थोड़ा डर लगा और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके डॉक्टर ने उसे इस यात्रा पर जाने की इजाज़त दे दी है क्योंकि अब वह ठीक है। बस उसे ज़्यादा शारीरिक गतिविधियां नहीं करनी हैं। उसे चिंता थी कि कहीं उसने आज रात कुछ करने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि आज रात उसकी आंखें खतरनाक और जोश से भरी हुई थीं। क्या अच्छी लड़की होने से तुम्हारा क्या मतलब है? लिवेई, मुझे नीचे उतारो, वरना मैं तुम्हें काट लूंगी। उसने हकलाते हुए कहा और धमकी दी कि अगर उसने उसे नीचे नहीं उतारा तो वह उसे काट लेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे जिससे वह उसे नीचे उतार दे। उसके मन में जो भी आया वह बोल देती थी, लेकिन जब उसने अपनी बात पूरी की तो उसने अपने होंठ भींच लिए और महसूस किया कि उसके शब्द बिल्कुल भी धमकी भरे नहीं लग रहे थे। उसकी बातें सुनकर लिवेई ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसने उसे कसकर गले लगा रखा था और उसे गले लगाए बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी टांगें उसकी कमर में लिपटी हुई थीं और उसका छोटा भाई उत्तेजित हो रहा था क्योंकि उसे उसके शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी। वह उसकी गोद में बैठी थी, इसलिए उसे असहजता हो रही थी, लेकिन वह उसे नीचे रखने के लिए अनिच्छुक था। जब वह यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में डॉक्टर को फ़ोन करके ये जानने की कोशिश की कि क्या ज़ीमिंग कुछ खास गतिविधियों के लिए फिट है। जब डॉक्टर ने उसे यह प्रश्न पूछने के लिए बुलाया तो वह अवाक रह गया, लेकिन चूंकि वह डॉक्टर थे इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि ऐसा करना सुरक्षित है, लेकिन ये बहुत अधिक कष्टदायक नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे उसके पैर को नहीं दबाना चाहिए जिस पर उसे दवा का इंजेक्शन लगाया गया है। डॉक्टर की बातें सुनकर उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वह बस यही जानना चाहता था, लेकिन ऐसा करने की उसकी कोई योजना नहीं थी। वह सोच रहा था कि अगर मौका मिले तो वह ऐसा करेगा, लेकिन उसका रूप देखकर वह अपना आपा खो बैठा। उसकी छोटी बच्ची ऐसी दुष्ट थी जो बिना कुछ किए ही उसे बहका सकती थी। अध्याय 309। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें। ज़ीमिंग घबरा गई जब वह उसे जाने नहीं दे रहा था और वह उसकी खतरनाक निगाहों को देख सकती थी जो उसके शरीर को कमजोर कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके आलिंगन में पिघल रहा है और उसके शरीर से निकलती गर्मी उसके दिमाग को धुंधला कर रही थी। उसका गला सूख गया था और उसकी सांसें भारी हो गई थीं जिससे उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपनी फड़फड़ाती आंखों से उसकी ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, लिवेई, मुझे नीचे उतारो, वरना मैं तुम्हें काट लूंगी। संतुलन बनाए रखने के लिए उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे हुए थे।
वह असहज महसूस कर रही थी क्योंकि कोई जलती हुई चीज़ उसके नितंबों में चुभ रही थी और उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। लिवेई उसकी प्रतिक्रिया से खुश और प्रसन्न था। अब उसकी चोट ठीक हो गई है और अब उसके लिए इस पल का आनंद लेने का समय आ गया है। वह अब उसे कोई बहाना नहीं बनाने देगा, वरना वह उससे दूर भागती रहेगी। जब उसने उसकी तथाकथित धमकी भरी बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके होंठ एक चंचल मुस्कान में बदल गए जब वह झुक गया और उसके कानों में एक धीमी मोहक आवाज में कहा, मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। तुम मुझे जितना चाहो काट सकते हो। मैं ये भी देखना चाहता था कि तुम बिस्तर में कितने जंगली हो सकते हो। ये कहने के बाद वह उसकी धीमी मोहक हंसी सुन सकती थी। उसके लुभावने और दोहरे अर्थ वाले शब्द सुनकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने लिवेई की बेशर्मी का ये स्तर पहली बार देखा था। पहले भी वह बेशर्मी से टिप्पणी करते थे, लेकिन वह इस स्तर की नहीं थी। आज उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पूरी तरह से नई लिवेई को देख रही है। उसका आकर्षण और आभामंडल उसके शरीर को कमजोर कर रहा था। उसकी बातें सुनकर उसने घबराहट में अपना निचला होंठ काट लिया। उसके पास उसके बेशर्म शब्दों का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। लिवेई ने देखा कि वह घबराहट में अपने होंठ काट रही थी। उसने अपनी बाहें उठाईं और बिना कुछ इंतजार किए उसने फिर से अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए, जिससे वह उसकी बाहों में कमजोर पड़ गई। वह उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था और वह उसकी गोद में बैठी थी। ज़ीमिंग चौंक गई जब उसने अचानक उसे फिर से चूमा। आज रात वह इस आदमी से दूर नहीं जा सकती। जब वह उसे चूम रहा था तो उसने उसकी बंद आंखों को करीब से देखा और निर्णय लिया। वह भी इस बात को टालना नहीं चाहती। अगर वह उससे प्यार करती है तो उसे इस बात से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वह उससे प्यार करती है तो उसे इतना इंतजार कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे पूरा यकीन था कि वह उससे प्यार करती है और उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है। जब तक उसकी मौत न हो जाए वह उससे अलग नहीं होना चाहती। उसने उसका चेहरा करीब से देखकर हिम्मत जुटाई और महसूस किया कि शायद यही लिवेई के साथ उसके रिश्ते की असली शुरुआत होगी। इससे पहले उन्होंने कभी भी उस सीमा को पार नहीं किया और इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहे, खासकर उसके प्रति। लेकिन अब वह इस बारे में सोचना नहीं चाहती। वह उसे वैसे ही चाहती थी जैसे वह उसे चाहता था। अब दोबारा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने दृढ़तापूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पतली और चिकनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और अपने आप को उसकी ओर धकेलते हुए उनके बीच की दूरी को कम कर दिया। फिर उसने भी उसका चुंबन लौटाया या कम से कम ऐसा करने की कोशिश की। उसकी इन गतिविधियों ने लिवेई को आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं और उनके बीच की दूरी को कम कर दिया। आमतौर पर वह चुंबन से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह भी अनाड़ीपन से उसका चुंबन लौटा रही थी। अब तक वे कई बार चुंबन कर चुके हैं, लेकिन उसकी कुशलता अभी भी अविकसित और अनाड़ी है। लेकिन उसे उसकी अकुशल कोशिशें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। इससे उसकी इच्छा का पता चलता है और यह भी कि वह उसे उसी तरह चाहती है जिस तरह वह उसे चाहता है। जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके कार्यों के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसका हृदय प्रसन्न हो गया और उसके हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। वह शुरू में थोड़ा चिंतित था, ये सोचकर कि वह उसे फिर से धक्का दे सकती है या अधिक समय मांग सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा और उसे पुनः ठंडे पानी से स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे अपने साथ सोने के लिए मजबूर कर सके। उसकी माँ ने उसे हमेशा यही सिखाया है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को उसकी इच्छा के बिना कुछ करने के लिए मजबूर करता है तो वह पुरुष नहीं है। अल्पविराम। जब उसने उसका चुंबन लौटाने की कोशिश की तो वह खुश हुआ। उसने उसे वह सब करने दिया जो वह कर रही थी और साथ ही उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली जिससे उनके शरीर एक दूसरे से चिपक गए। अब उनके शरीर इतने पास आ गए थे कि एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके बीच सिर्फ कपड़े थे, कोई जगह नहीं थी। ज़ीमिंग ने उसके चुंबन के तरीके की नकल करने की कोशिश की और अपनी जीभ का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि वह इस क्षेत्र में अकुशल है, फिर भी उसने कोशिश की। वह नहीं चाहती कि उसे ऐसा लगे कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता और वह एक लाश की तरह है। वह पुरानी झाओ मिंग नहीं थी और न ही यह पुराना समय है जहां अगर कोई महिला बिस्तर पर हरकत करने और सक्रिय होने की कोशिश करती है तो लोग सोचेंगे कि वह फुहड़ या हताश है। इस दुनिया में उन्होंने नाटकों से सीखा है कि महिलाएं खुलकर अपनी बात कह सकती हैं और कोई भी उनका न्याय नहीं करेगा। कम से कम समझदार तो है ही, क्योंकि हर दुनिया में, चाहे आधुनिक हो या प्राचीन, एक तरह का मूर्ख जरूर होता है जो सोचता है कि सिर्फ पुरुष ही अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने लिवेई से सीखा कि यदि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ठीक है। इसलिए साहस जुटाते हुए उसने उसके होंठ खोल दिए और उसने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। जब उसकी जीभ उसके मुंह में गई तो वह प्रसन्न हुआ जब उसकी जीभ की नोक उसके मुंह से छू गई, जिसके परिणामस्वरूप उसके मुंह से हल्की कराह निकली। उसका शरीर जल रहा था क्योंकि वह धीरे धीरे और अकुशल तरीके से उसके मुंह के अंदर का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। वह उसके धीमे चुंबनों से अधीर हो रहा था क्योंकि वे उसे और अधिक चुंबन की चाहत जगा रहे थे। इसके अलावा उसका निचला शरीर सख्त हो रहा था क्योंकि वह उसकी पोशाक के माध्यम से उसके नर्म उभारों को महसूस कर सकता था जो उसे छेड़ रहे थे। उसके स्तन उसकी छाती से थोड़ा रगड़ खा रहे थे क्योंकि जगह नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर जल रहा है। जब वह और इंतजार नहीं कर सका और उसे लगा कि वह थक गई है तो उसने आगे बढ़कर चुंबन को गहरा कर दिया, जिससे वह कराहने लगी। उसका दिमाग धुंधला गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब उसने उसे चूमा तो वह कांप रही थी, और अब जब उन्होंने नेतृत्व संभाला तो उनके चुंबन अधिक भावुक और तीव्र हो गए। वह उसके ठंडे हाथों को महसूस कर सकती थी जो उसकी पीठ पर बेरोक-टोक घूम रहे थे और उसके हर इंच को टटोल रहे थे। वह उसके शरीर की जलती हुई गर्मी को महसूस कर सकती थी, और वह अपने शरीर में भी बदलाव महसूस कर सकती थी क्योंकि जब वह उसे चूम रहा था तो उसका दिमाग धुंधला रहा था। उसे अपने शरीर में झुनझुनी महसूस हो रही थी। जब वह चुंबन को गहरा करता है तो वह अश्लील आवाज़ें निकालने से खुद को नहीं रोक पाती।
उनके भावुक चुंबन सत्र के बाद लिवेई ने अंततः चुंबन से खुद को अलग कर लिया ताकि वह सांस ले सके। वह हाँफ रहा था और अपना माथा उसके माथे पर टिका दिया। वह उसके टमाटर जैसे लाल गाल और सूजे हुए होंठ देख सकता था जो बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट लग रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और लालच में उसके होंठों को हल्के से चाट लिया। ज़ीमिंग हैरान रह गई जब उसने अचानक उसके होंठों को चाटा। उसने उसे आरोप लगाते और शर्मिंदा होते हुए देखा। उसे लगा कि उसका चेहरा और भी लाल हो रहा है। वह उससे आंख नहीं मिला पा रही थी क्योंकि वह लगातार उसे घूर रहा था। वह शर्मिंदगी और शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने नीचे देखने की कोशिश की। लिवेई ने उसका शर्मीला और शर्मनाक व्यवहार देखा और उसके मुंह से एक हल्की हंसी निकली जो ज़ीमिंग के कानों में संगीत की तरह गूंज उठी। ज़ीमिंग, उसने अपनी कर्कश आवाज़ में उसे धीमी आवाज़ में पुकारा। ज़ीमिंग हैरान रह गई जब उसने अचानक उसे इतने प्यार से पुकारा। उसने अपने सूजे हुए होंठ भींच लिए जो सुन्न हो रहे थे। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। जब उसकी नज़रें उससे मिली तो उसने उसकी कोमल और भावुक निगाहों को महसूस किया। ज़ीमिंग, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता शुरू में प्यार भरा नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ज़ीमिंग नहीं है तो लिवेई भी नहीं होगा। मैं अब तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और तुम्हें मेरे साथ होने का पछतावा नहीं होने दूंगा। तुम हैरान हो रही होगी कि मैं ये सब अचानक क्यों कह रहा हूँ, है ना? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ज़ीमिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दिल और ईमानदारी को महसूस करो। इससे पहले कि हम कुछ भी करें, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें इस दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम ये जान लो, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वह महसूस कर सकता था कि आज आखिरकार वह दिन आ गया है जब वे अपने रिश्ते में एक और स्तर पार कर लेंगे। इसलिए वह कुछ भी करने से पहले उसे बताना चाहता था कि वह उसे कितना प्यार करता है। वह नहीं चाहता कि वह असुरक्षित महसूस करे और इस पल पर कभी पछताए। अध्याय 310। उसकी प्रेमिका इतनी सुंदर है कि वह सच नहीं हो सकती। तारांकन चेतावनी, आगे परिपक्व सामग्री है तारांकन। ज़ीमिंग उसकी बातें सुनकर भावुक हो गई, खासकर जब उसने कहा कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। उसे लगा कि यह अच्छी बात है कि वह पिछले जन्म में मर गई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कोई रास्ता नहीं होगा कि उसे ऐसा आदमी मिल सके जो उसे बिना शर्त प्यार करे। भले ही वह ज़ीमिंग के शरीर में है, लेकिन अब उसे यकीन था कि वह उससे प्यार करता है, वर्तमान ज़ीमिंग जो कि वह है और पुरानी नहीं है। इसलिए उसका प्यार उसके लिए अनन्य है। उसकी आंखों में गर्म आंसू आ गए और उसकी नाक लाल हो गई। उसका अचानक कबूलनामा सुनकर वह खुद को और रोक नहीं पाए। उनके माथे एक दूसरे को छू रहे थे, इसलिए वह अलग हो गई और गुस्से में उसकी नाक काट ली। लिवेई उसका व्यवहार देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी की तरह आंखें खोलकर उसे देखा और घूरने लगा। वह तब अचंभित रह गया जब उसने अचानक उसकी नाक काट ली। ज़ीमिंग ने उसे अपने कठोर भावों से देखा और कहा, भविष्य में मुझे धोखा देने की हिम्मत मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। उसने धमकी भरे लहजे में कहा। लिवेई ने उसे दिलचस्पी से देखा और पाया कि उसकी धमकी किसी भी चीज़ से अधिक आकर्षक थी। वह हंसते हुए उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखने लगा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे जाने दो, उसने उसके होठों के पास मोहक आवाज में कहा, क्योंकि वह उसके होठों को अपने होठों पर महसूस कर सकती थी। वह उसके अंदर बढ़ते जोश को देख सकती थी। उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन इस बार उसने उसके होठों को नहीं चूमा। उसने उसके गाल पर एक धीमा और लंबा चुंबन दिया और फिर अपने होंठ उसके गालों पर फिरा दिए। ज़ीमिंग के हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे और उसने उसके स्पर्श को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसके हाथ उसकी पीठ पर घूम रहे थे और उसके होंठ उसके चेहरे से गर्दन तक जा रहे थे। वह महसूस कर सकती थी कि उसके गीले और जलते हुए होंठ उसकी पतली गर्दन तक पहुंच रहे हैं। उसने उसकी गर्दन को चाटा और उसे मोहक ढंग से चूमा, जिससे वह उत्सुकता से सिहर उठी। उसके चुंबनों से उसके पेट में कई तितलियां उड़ने लगीं। उसकी पकड़ ढीली हो गई और उसके हाथ उसके कंधे पर टिक गए तथा उसने उसकी कमीज को कसकर पकड़ लिया। उसने अपना सिर एक ओर झुका लिया है ताकि उसे जगह मिल सके। उसकी गर्दन पर कई चुंबन देने के बाद वह उसके कॉलरबोन की ओर बढ़ता है और उसकी चिकनी रेशमी त्वचा पर हल्के चुंबन देता है। वह अपने हाथों से उसके पूरे शरीर को महसूस कर रहा था, जैसे उसके हाथ उसकी पीठ पर घूम रहे हों और उसकी लंबी चिकनी टांगों की ओर बढ़ रहे हों, जो अब खुली हुई थी क्योंकि वह उसके ऊपर बैठी थी और वह भी एक ड्रेस पहने हुए। जब वह उसे चूम रहा था तो वह उसकी हल्की कराहें महसूस कर सकता था और अपने मन में उसके संवेदनशील बिंदुओं को नोट कर रहा था। चुंबन करते समय वह छटपटा रही थी और प्यार कर रही थी, जिसके कारण उसका निचला शरीर अकड़ गया और कठोर हो गया। वह उसके कॉलरबोन को चूम रहा था और जब वह अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रख पाया तो धीमी आवाज़ में कराहने लगा। वह उसके कॉलरबोन से अलग हुआ और हताशा से ज़ीमिंग को देखने लगा। ज़ीमिंग ने भी आंखें खोलीं जब उसे एहसास हुआ कि वह रुक गया है। वह उलझन में पड़ गई जब वह अचानक रुक गया और सबसे बुरे हालात की कल्पना करने लगा। उसने सोचा कि वह उसकी अश्लील आवाज़ों या अकुशल कार्यों से परेशान है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब वह उसे हताश निगाहों से देख रहा था। उसे इस तरह देखते देख वह असमंजस में पड़ गई। लिवेई ने उसकी उलझन भांप ली और आह भरी। उसने उसकी उलझन भरी नज़रों को नज़रअंदाज किया और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे उठा लिया। उसने उसे हल्के से उठाकर अपनी गोद में बिठाया। पहले तो वह हैरान रह गई जब उसने उसे उठाकर चीख से बिठाया, लेकिन जब किसी चीज़ ने उसे और अधिक छेड़ना और उसके नितंबों को रगड़ना शुरू कर दिया तो उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। उसने उसे अपने लिंग पर बैठाया क्योंकि इससे उसे बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। ज़ीमिंग अवाक रह गई। उसे अब यकीन हो गया था कि यह आदमी वाकई बहुत ही जंगली है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने उसके सख्त हो चुके निप्पलों को देखा जो सफ़ेद पोशाक से दिख रहे थे।
उसने बिना कुछ इंतजार किए अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पतली गर्दन को चूमते हुए तुरंत मालिश शुरू कर दी। ज़ीमिंग उसकी हरकतों से अचंभित रह गई। जब उसके हाथ उसके स्तनों पर रगड़ने लगे तो वह खुशी से चिल्ला उठी। वह घबरा गई क्योंकि यह पहली बार था जब उसने उसे इस तरह छुआ था। वह घबरा गई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अब उसने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। जब वह अपने हाथों से उसके स्तनों की मालिश कर रहा था तो उसके होंठ उसके सूजे हुए होंठों तक पहुंच गए, जिनका स्वाद हमेशा मीठा होता था। ये क्षण बहुत तनावपूर्ण था और कमरे में एयर कंडीशनर होने के बावजूद वे पसीने से तरबतर थे। उसके बाद लिवेई ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसे बिस्तर पर आकर्षक ढंग से लेटा हुआ देखकर चौंक गया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे जब वे अपने भावुक चुंबन सत्र के दौरान खुले थे। उसकी सफ़ेद पोशाक अस्त व्यस्त थी और ऊपर उठी हुई थी, जिससे उसकी लंबी चिकनी टांगें और सफ़ेद शॉर्ट्स भी दिखाई दे रहे थे। वह उसकी पोशाक से उसके खुले स्तन देख सकता था और उसके लाल और सूजे हुए होंठ तो मानो चेरी के फूल जैसे थे। वह अब और नियंत्रण नहीं रख सका और जल्दी से अपनी शर्ट उतार दी। ज़ीमिंग का चेहरा लाल हो गया जब उसने उसे जल्दी जल्दी उसकी कमीज़ उतारते देखा। उसने आंखें बंद कर लीं और शर्मिंदगी से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसे लगा जैसे उसका दिल जोरों से धड़क रहा हो। जब उसने उसकी धीमी हंसी सुनी और महसूस किया कि उसका शरीर उसकी ओर बढ़ रहा है तो उसका शरीर कांप उठा। लिवेई धीरे से झुका और उसके रसीले होंठों को चूमा जो अब सूख कर सूज चुके थे। उसे धीरे से चूमते हुए उसने अपना हाथ उसकी ड्रेस के नीचे डाला जो अब ऊपर उठ चुकी थी। जब उसका ठंडा हाथ उसके जलते हुए शरीर को छू गया तो उसे उसकी कँपकँपी महसूस हुई। वह हैरान रह गई जब उसका हाथ उसकी ड्रेस के नीचे पहुंचा और उसके पेट को छुआ। उसके स्पर्श से वह सिहर उठी। फिर वह धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी त्वचा पर फेरते हुए उसके स्तनों की ओर ले जाता है। जब उसने अपना ठंडा हाथ उसकी जलती हुई त्वचा पर फेरा तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। वह थोड़ा सा झिझकने लगी, लेकिन उसने उसके होठों पर चुंबन करके उसे संभाले रखा। वह अब सावधानी से उसके ऊपर लेटा हुआ था, कोशिश कर रहा था कि उस पर ज्यादा भार न पड़े और उसके पैर को चोट न पहुंचे जो पहले ही चोटिल हो चुका था। जब उसका हाथ उसके स्तन पर पड़ा तो उसका शरीर कांप उठा। वह इस अजनबी एहसास से सिहर उठी। जब उसने उसके स्तनों को पकड़ा और उन्हें मसला तो वह रोने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी चीखें उसके चुंबनों में दब गईं। जब उसने उसके कोमल स्तनों को छुआ तो उसे लगा कि उसे एक अलग ही दुनिया मिल गई है। वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और जल्दी से उसकी पोशाक फाड़ दी, जिससे ज़ीमिंग का दिल दुख गया। यह एक सुंदर और आरामदायक पोशाक थी जिसे उसने ऐसे ही फाड़ दिया। वह कपड़े उतार सकती थी, लेकिन उसे फाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़मीन पर पड़ी अपनी फटी हुई पोशाक देखकर उसके चेहरे पर नाराजगी छा गई। जब उसने जल्दी से उसकी पोशाक उतार दी तो उसका पतला दूधिया सफ़ेद शरीर और मालिश के कारण हल्के लाल हो चुके उभारों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वह गश खाकर गिर पड़ा। उसकी लड़की इतनी सुंदर है कि यह सच नहीं हो सकता। जबकि ज़ीमिंग उसके बेकाबू हाव भाव देखकर बहुत शर्मिंदा थी। बिस्तर पर अर्धनग्न लेटी हुई, भूखी निगाहों से उसे घूरती हुई, उसे असहज महसूस हो रहा था। ज़ीमिंग को उसकी खराब पोशाक के लिए शोक करने का मौका दिए बिना वह नीचे झुका और उसके एक निप्पल को अपने मुंह में ले लिया, जबकि दूसरे को अपने हाथ से रगड़ रहा था। वह आश्चर्यचकित रह गई जब उसने अचानक उसके स्तनों को चूसना शुरू कर दिया। जब उसने ऐसा किया तो उसे दर्द तो हुआ, पर साथ ही मज़ा भी आया। जब वह उन मुलायम चूचियों को खाने का मज़ा ले रहा था तो वह कराह रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने उन मुलायम स्तनों में स्वर्ग पा लिया हो। उसने बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया ताकि कोई आवाज़ न करे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी आवाज़ दूसरों को न सुनाई दे। उसे डर था कि लोग उसकी अश्लील आवाज़ें सुन लेंगे और जान जाएंगे कि वे क्या कर रहे हैं। लिवेई उन स्तनों में अपने जीवन का आनंद ले रहा था और दोनों स्तनों को एक एक करके चूस रहा था, किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने दे रहा था। वह कराह उठी जब वह उसकी धड़कनों को खाने में व्यस्त था। उसके स्तनों का आनंद लेने के बाद वह उसके पेट तक नीचे चला गया और उसके होंठ उसकी चिकनी त्वचा पर फिराने लगा। जब वह थोड़ा नीचे की ओर बढ़ा तो उसका शरीर कांप उठा। उसने उसके पेट पर हल्के हल्के चुंबन छोड़े जिससे वो उसके चुंबनों से सिहर उठी। उसे अपने शरीर में कुछ गर्म सा महसूस हो रहा था। यह एहसास इतना विदेशी था कि वह इसे सहन कर सकी। जब उसने अपने पिछले जीवन में जी चेंग के साथ विवाह किया था तो उसे दर्द के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि वह अपने सही दिमाग में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेम क्रीड़ा की बजाय अपनी वासना की पूर्ति कर रहा था। लेकिन आज उसे अपने शरीर में चरम सुख और संवेदनाओं का एहसास हो रहा था। यह आदमी उसे कभी निराश नहीं करता। आगे की कहानी सुनाने के लिए VMstory वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।